बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो आज मैं लेट हो गई काफ़ी, क्योंकि मैं आज बहुत बिज़ी थी। मैं बाज़ार गई हुई थी, तो वहाँ से आते आते मेरी बस हो गई है। तो पहले तो मैंने सोचा छुट्टी मार लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, चलो कर लेते हैं रिकॉर्ड सिंगल एपिसोड वाला, क्योंकि कल तो 1 दिसंबर चढ़ रहा है। तो 1 दिसंबर से, बल्कि अभी चढ़ जाना मेरे इसी वीडियो पे, लेकिन 1 दिसंबर से मेरे कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं, वो आपको कल बताऊंगी क्या प्लान्स हैं। तो ऐसा है कि ये वाला नावल रीड करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। चले जी, लेट्स स्टार्ट आवर नावल। अयान सिकंदर शहाना चाल चलता, बलोरी आंखों में मगरूराना चमक लिए हाल में कितनी लड़कियों के दिलों पर बिजली गिराता आगे बढ़ता चला जा रहा था। मगर अयान सिकंदर को भला इन लड़कियों के धड़कते दिल से क्या सरोकार। इन लड़कियों की आंखों में खुद के लिए पसंदीदगी से कोई मतलब नहीं था। वो तो एक गलत निकाह भी डालना नहीं चाहता था किसी पर, क्योंकि इसकी हर सोच का मरकज़, इसकी आंखों का महवर सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती थी। इसकी बचपन की चाहत, इसकी दीवानगी, इसके शऊर का इश्क, इसके दिल की धड़कती हर एक धड़कन, इसकी हर हर सांस में बहते लहू में इसकी रवानगी, इसकी आती जाती सांसों में महकती इसकी खुशबू रची बसी है। तो फिर कैसे इस चेहरे के इस वजूद के आगे कोई और चेहरा छा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, शादी मुबारक हो। बहुत बहुत, अयान सिकंदर ने स्टेज पर आकर दुल्हा बने अपने बेस्ट फ्रेंड समीर को खुश दिली से गले लगाया। खैर मुबारक, देर कर दी मेहरमा आते आते। समीर हौले से मुस्कुराया। तुम तो जानते हो मेरी मसरूफियत। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इस जहाँ की आधी जिम्मेदारी जो अपने कंधों पर उठा रखी है, जब जानते हो तो तुम्हें नहीं लगता गिला शिकवा करना बेमानी है। अयान सिकंदर ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। गलती होगी जा पना, अपने इस खादम पर रहम करें और माफ़ कर दीजिए। समीर ने कॉर्निश पे लाया कर मुस्कुराते हुए कहा, सख्त बुरे लग रहे हो मुझे। अगर चाहते नहीं हो कि तुम्हारी वाइफ के सामने तुम्हारी इज्जत अफजाई ना की जाए, तो जाकर वापस बैठ जाओ। समीर के इस तरह झुकने पर कुछ लोगों की निगाहें इन पर उठी थी, और इन आंखों में लिखे सवालात तो बआसानी पढ़ सकता था। ओह सॉरी। समीर को भी इस चीज़ का एहसास हुआ तो खफीफ सा उठा। समीर भाई, बांदर वाली हरकत बाद चो कर ली, हाले तू दूल्हा, कोई अपना प्रोटोकॉल, अपनी प्रेस्टिज का ख्याल रख भाई। कभी भी मौका महल मत देखना। हिम्मत होगी भाभी की जो पूरी ज़िंदगी इस जोकर को बर्दाश्त करेंगी। समीर, इतने में किसी ने आवाज़ दी थी। समीर ने पीछे पलट कर देखकर इसकी सास ने से पुकारा था, जाओ अगर भाभी को खुश रखना तो भाभी की मम्मी के पहले अच्छे दामाद बनो। अयान सिकंदर ने धीमे से सरगोशी करते हुए इसको छेड़ा था। तुम्हें बहुत तजर्बा है। बहरहाल जाना तो नहीं है, मैं बस जाना नहीं, मैं बस अभी आता हूँ। ओके, मगर सबसे पहले इसको रखो। अयान सिकंदर ने अपने ब्लैक डिनर सूट से स्विट्ज़रलैंड के 2 टिकट निकाल कर उसको थमाया। माँ सद के चली जाए, क्या गिफ्ट दिया। ये क्या अयान, इसकी क्या ज़रूरत थी। हनीमून टिकट तुम दोनों के लिए, एंजॉय करना। थैंक्स। समीर ने अयान सिकंदर को तशक्कुराना नज़रों से देखा। वीज़ा भी लगा कर देता है, कल टिकटें ही नहीं थी। इसी दौरान अयान सिकंदर का फ़ोन बजने लगा। तुम जाओ, मैं अभी यही हूँ। अयान सिकंदर ने फ़ोन रिसीव किया, कान से लगाता स्टेज से नीचे उतरने लगा कि निगाह एकदम सामने सफियान राव पर पड़ी, जो एक चेयर पर बैठे थे। सफियान अंकल? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करता हूँ। अयान सिकंदर ने फ़ोन ऑफ किया और सफियान राव की जानिब बढ़ गया। सफियान अंकल? सफियान राव सायरा से किसी मौजू को लेकर बातचीत कर रहे थे। अयान सिकंदर के पुकारने पर उन्होंने पलट कर देखा। जी, आई थिंक आपने मुझे पहचाना नहीं। सफियान राव अपनी चेयर से खड़े हो गए। निगाहों में शनासाई के रंग तो उभरे थे, मगर तसल्ली नहीं थी। अयान सिकंदर सर को झुकाए हौले से मुस्कुरा दिया। आप मुश्किल में मत पड़िए, मैं ही बता देता हूँ। मैं अयान सिकंदर खान, अंसर खान का बेटा। ओ अयान बेटा। सफियान राव को जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं मिला। आंखों और चेहरे से खुशी के रंग वाज़े छलकने लगे। बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर अयान सिकंदर से बगलगीर हुए। अयान सिकंदर को इन्होंने इसी तरह अपने से लगाया जैसे बचपन में लगाया करते थे, मगर बचपन के इस अयान सिकंदर और आज के इस अयान सिकंदर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया था। पहले अयान सिकंदर इनके वजूद में छुप जाया करता था, आज सफियान राव अयान सिकंदर के चौड़े शानों में छुप कर रह गए, जिसका एहसास सफियान राव को शिद्दत से हुआ। माशाल्लाह सायरा, हमारे अयान देखिए अब बड़े हो गए। सफियान राव ने सायरा को देखा, जो इस दौरान खड़ी होकर खुद बीनी के पास चली गई थी। जी सफियान, माशाल्लाह से अयान आपके कद से भी ऊपर और मज़ीद प्यारे भी हो गए। सायरा ने सताइश भरी नज़रों से देखा था। अरे अयान बेटा, रहीला भाभी और अंसर कहाँ हैं? सफियान राव ने मतलाशी निगाहें इधर उधर दौड़ाई। रहीला और अंसर खान के जिक्र पर अयान सिकंदर के चेहरे पर दर्द का साया सा लहरा गया, जो सायरा और सफियान राव की ज़ीरक निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका। मॉम? इसी असना में वहाँ रूबी भी चली आई। अयान सिकंदर की नज़र इस सिमत उठी थी। जी रूबी, खैरियत? सारा ने रूबी के झिलमिलाते चेहरे को देखा। मॉम घर चलिए, बोरियत हो रही है। इस खूबसूरत चेहरे पर बेजारियत साफ जाहिर थी।
ठीक है चलते हैं, पहले अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से तो मिल लो, सायरा ने नरमी से कहते हुए अयान सिकंदर को मुलायमत भरी निगाहों से देखा। रूबी ने अयान सिकंदर को देखा तो आंखों में नहीं, चेहरे पर भी जो बेजारियत थी वो खुशी झिलमिलाते रंगों में तब्दील होगी। अयान सिकंदर? रूबी तेजी से इसके करीब आई, बीच में किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ नहीं था। बचपन का साथ था, बचपन की गहरी दोस्ती थी, वो दोनों दो जिस्म एक कालिब थे। दिन भर की एक एक बात, चाहे वो कोई भी शरारत तो एक दूसरे को बताए बिना नहीं रह सकते थे। आई कांट बिलीव अयान, यकीन करो तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। हर हर कदम पर, अपनी हर कामयाबी, हर खुशी, हर गम पर तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई है। फटते जज्बात से रूबी की पलकें भीग गई। सफियान राव और सायरा ने एक दूसरे को देखा। सफियान राव ने एक गहरा सांस खींचा और अयान सिकंदर के चौड़े शाने पर हाथ रखा। आजकल आप कहाँ रहते हैं? एड्रेस दें, हम कल ही आपके घर आएंगे। नो डैडू, मुझे अभी अयान से बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत कुछ बताना है, हम अभी कहीं नहीं जा रहे। रूबी ने अयान सिकंदर के बेतकल्फ़ी से हाथ थाम दिया। अयान सिकंदर ने अपनी चौड़ी हथेली में दबा इसका मरमरी नाजुक सा हाथ देखा। रूबी बेटा थोड़ा सा और सब्र, सुबह की तो बात है, फिर हम सब चलेंगे अयान के घर। हमें भी कल का शिद्दत से इंतज़ार है। रहीला भाभी से, अंसर भाई से मिलना है, बहुत सी गलतफहमियाँ दूर करनी है। गुजरते बीते दिनों की बहुत सी अजियत भरी परछाइयाँ थी इन लोगों के चेहरों पर। रूबी खामोश हो गई, फिर कुछ सोचते हुए सायरा को देखने लगी। चलो ठीक है, जैसा आप चाहें। ओके अयान, जहाँ इतना टाइम वेट किया, एक रात और से। रूबी ने खूबसूरत सी मुस्कुराहट इस पर उछाली थी। वो आज भी इतनी खूबसूरत, इतनी ही प्यारी है जितनी बचपन में थी। इसके दिल की बारबी डॉल नाजुक सी, मैदे जैसी रंगत पर बड़ी बड़ी खूबसूरत झील सी आंखें, खड़ी सितवा नाक, शुगर फ्री होंठ, बिला शबा वो इसके सोच से ज़्यादा खूबसूरत थी। वो वैसे ही बेतकल्लुफ़ और बेझिझक इसके गले से लगना, इससे हर बात शेयर करना, इसकी अहमियत देना, इसकी फ़िक्र और परवाह करना, ये मोहब्बत ही तो है। बल्कि शायद मोहब्बत से भी बहुत आगे। हाँ, मोहब्बत से भी आगे। अयान सिकंदर की बेकरारी, इसकी बेताबी, इसका जज्बा, एहसास मोहब्बत से भी बहुत आगे हैं। ये तो इश्क की बात है, जुनून की कहानी जिसने शौर संभालते जन्म ले ली थी। अयान सिकंदर का दिल, इसकी एक एक धड़कन रूबी के नाम की तो माला जपती थी। इसकी सांसों की डोर एक इसी के नाम से तो बंधी थी। इन बलोरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ रूबी का खूबसूरत चेहरा, इसका खूबसूरत नाजुक अंदाम सरापा ही तो रचा बसा था। इसका पूरा वजूद रूबी के एहसास से तो महकता था। मौसत क्यों चली जाए। फिर क्यों ना इश्क और जुनून की कहानी बने, क्यों ना मोहब्बत और चाहत की अनमोल दास्तान रकम हो। अच्छा जी, कर लो रकम, सानू कड़ा तराजा। रात के तीसरे पहर अयान सिकंदर किसी दीवाने की तरह अपने बेडरूम के विंडो के पास खड़ा, स्याह चादर पर झिलमिलाते सितारों के बीच चौदहवीं के पूरे चांद को एकटक देख रहा था, जिसकी रोशनी हर शय पर बिखरी पड़ी थी, जिसकी रोशनी इसके बेडरूम के हर शय से होती हुई इसके बेकरार और बेताब वजूद पर थी, जिसकी रोशनी की लपेट में इसका दिल था। और इनसे भी बढ़कर एक चेहरा, एक सरावा पूरे तमतराक से नमूदार था, और वो था रूबी का चेहरा, इसका सरापा, इसका एहसास। तो फ़ोन नंबर लै लंदा। 10 साल बाद एक बार फिर मिले, और इन 10 सालों में अयान सिकंदर ने सिर्फ और सिर्फ रूबी को सोचा, पल पल इसको चाहा, लम्हा लम्हा इसको अपने आसपास महसूस किया। इसकी मोहब्बत की खुशबू के हसार में कैद रहा तो फिर कैसे वो अपनी मोहब्बत में ख़यानत का रवादार हो सकता था। मगर अब वक्त आ चुका था, जुदाई को ख़त्म करने, दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील करने का वक्त आ चुका था। रूबी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का पल वापस आ गया था। मोहब्बत और चाहत, इश्क और जुनून के इस रिश्ते पर मज़ीद मजबूती की मोहर सबत करनी थी। अपना प्यार, अपना दिल, अपना सब कुछ रूबी के हवाले करना था, और इसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपनाना था। इन बलोरी आंखों में खूबसूरत सी चमकती चौधरी के चांद की रोशनी में मज़ीद दुगनी होगी। इन अनाबी लबों पर मुस्कुराहट की कहानी रकम थी। बहुत जल्द तुम मेरे साथ मेरे पास होगी रूबी, फिर मैं तुम्हें अपनी बेकरारी के गुजरे एक एक पल की दास्तान सुनाऊंगा। 10 साल की इस जुदाई ने तुम्हारे इस दीवाने को कितना तड़पाया, वो सब रूबरू बैठ के बताऊंगा। नींद इन बलोरी आंखों से कोसों दूर थी, बेड पर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो इस रात लम्हा लम्हा, पल पल सिर्फ रूबी को सोचना चाहता था, ख्यालों में से ढेर सारी बातें करना चाहता था। इस वक्त वो खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रहा था। अच्छा जी। मैनेजर असफ़हानी की हेर फेर, गबन, चालाकी, होशियारी, बेईमानी, शेयर में घपला, इसकी झूठी कहानी की वजह से अंसर खान और तुम्हारे बीच गलत फहमी, बुराई और दरार जैसी मकरू चीज़ों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तुम दोनों दोस्त अलग हो गए। तुम दोनों दोस्तों में जुदाई आ गई, दूरियां पैदा हो गई थी। शहजाद शाह ने एक गहरा सांस लिया और सफ़ियान राव को देखा, जिसके चेहरे पर ज़माने भर की पशेमानी और शर्मिंदगी ने घेराव डाला हुआ था, जबकि सायरा की आंखें में भी आंसू थे, पछतावे के अपनी बहन जैसी प्यारी दोस्त रहीला को खोने के। मगर जब मैनेजर असफ़हानी की इसका असली चेहरा सामने आ गया तो बहुत देर हो चुकी थी। बेशक पूरे बिजनेस का दिवालिया निकल चुका था, मगर बिजनेस से ज़्यादा नुकसान जिसको पहुंचा था वो था तुम दोनों के बीच की गलत फहमियाँ, दूरियाँ। मैनेजर असफ़हानी ने बड़ी चालाकी से पहले तुम दोनों का मुश्तरका बिजनेस अलग किया, फिर तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था, सारा पैसा समेट कर मुल्क से भाग नहीं चाहता था कि हर बर वक्त अंसर खान को सब पता चल गया। पुलिस की मदद से अंसर खान ने असफ़हानी को पकड़वा दिया। अंसर खान और रहीला को सच्चाई के बारे में सब इल्म हुआ तो इन्होंने ही सोचा कि तुम्हारे पास आएंगे, साथ बैठकर इस मसले को हल करेंगे, माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, पहले जिस रिश्ते इस्तवार करेंगे, पहले की तरह मिले जुलेंगे, लंच तुम्हारे घर
तो डिनर अंसर खान के घर, मगर कैसे किसे मालूम था कि आने वाले लम्हों ने क्या कहानी लिख डाली है। किस्मत कौन सा खेल इनके साथ खेलने को तैयार बैठी है। कातपे तकदीर ने इनके नसीब में जो सोच चुकी थी वही होना था। किसी के चीखने पुकारने रोने, किसी मासूम बच्चे की मासूमियत, इसके बिलकने सिसकने, इस बच्चे की फरियाद ने अंसर खान और रहीला को मनो मट्टी तले जाने से नहीं रोका था। शहजाद शाह की बूढ़ी आंखों में अंसर खान और रहीला के कफन में लिपटे वजूद सामने आ गए। इनकी बूढ़ी आंखों में अपनी इकलौती बेटी दामाद की जुदाई के चंद मोती टूटकर रुखसार पर बिखरते चले गए। इस एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस शहर, इस बस्ती में मेरा दिल ही नहीं लगा, इसलिए अपने नवासे अयान सिकंदर को लेकर मैं हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से बाहर चला गया। 10 साल वहाँ गुजारने के बाद दिल अब वापस आने को हमकने लगा कि यहाँ मेरी बेटी और दामाद की खूबसूरत यादें हम पाते हैं। इसलिए 6 माह पहले मैं यहाँ अयान सिकंदर के साथ शिफ्ट हुआ। शहजाद शहजाद शाह ने अपने बराबर में बैठे अयान सिकंदर को चाह भरी नज़रों से देखा, बगौर देखा। शहजाद शाह ने कि इस तरह से देखने पर अयान सिकंदर ने अपना कसरती बाजू इनके गिर्द हमाइल करते हुए इनके सफ़ेद बालों का बूसा लिया। अंकल, पछताना तो हमारे मुकद्दर में भी लिखा जा चुका है। मैं तो इस भरम में, इस आस आसरे में जी रहा था कि एक न एक दिन मेरा भाई जैसा दोस्त अंसर खान मुझे मिलेगा। मैं इसे अपने किए की माफ़ी तलाफ़ी करूँगा, इसके पैरों में गिरकर अपनी दोस्ती की भीख मांगूंगा, मगर वो तो ज़िंदगी भर की ऐसी जुदाई देगा जिसका खला कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो तो मुझे ज़िंदगी भर की सज़ा देगा। ये कर्ज़, ये अज़ियत तो कर्ब सदा के लिए आखिरी सांस तक रहेगा। सफियान राव के लबो लहजे से दर्द की किरचियाँ साफ ज़ाहिर थी। इनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। हमें माफ़ कर दीजिए शहजाद अंकल, हमने बड़ी गलती कर दी, हमने आने में बहुत देर कर दी। सायरा ने अपनी आंखों से बहते अश्कों को टिश्यू पेपर से साफ किया। नहीं सायरा बेटा, आप मलाल मत करें। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। कातबे तकदीर में ये सब बहुत पहले लिखा जा चुका था, मगर ये जुदाई का दुख तो ऐसा जो मरते दम तक जाएगा, मरते दम तक नहीं जाएगा। शहजाद शाह ने भीगे लबो लहजे में कहा। खैर बातें तो बहुत हैं, अभी खाने का टाइम हो चला। शहजाद शाह ने गहरा सांस खींचा था। बेटा, अयान खाना तैयार है? इन्होंने अपने बराबर में पसमर्दा से अयान सिकंदर को देखा। जी नाना जान, मैं लगवाता हूँ। अयान सिकंदर खड़ा हो गया। नाना जान, मैं लगवाती हूँ। अयान सिकंदर के साथ रूबी भी खड़ी होगी। अयान सिकंदर ने रूबी के इस बेतकल्लुफ़ अंदाज़ को सराहा था। इसे बहुत अच्छा लगा इसका अपनायत भरा अंदाज़। महसूस ही नहीं हुआ जैसे वो यहाँ इस घर में पहली बार आई तो इतने अरसे सालों के बाद। सब ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया। अयान सिकंदर ने बिलखसूस रूबी के लिए सारी डिशेज़ इसकी पसंद की बनवाई थी। रूबी ने इसको शाम की चाय पर बुलाया था। आज अयान सिकंदर ने स्पेशल तैयारी की थी। आज वो अपने दिल की बात इससे कहेगा। आज वो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की दावत देगा। इसको अपनी दीवानगी, अपनी चाहत और मोहब्बत की दास्तान सुनाएगा। इसके फ़राक में गुजरे पल पल की राम कहानी इसकी गोशगुजार करेगा। इसको बताएगा कि वो इसको फिर से पाके किस कदर खुश है। दिल बस झूमने नाचने गाने का चाह रहा है। बस जल्द से जल्द ये दूरियां नज़दीकियों में बदल जाए, ये साथें ख़त्म हो जाए, ये टाइम ख़त्म हो जाए, फिर बस मैं और रूबी होंगे, तीसरा कोई वजूद नहीं होगा। और यकीनन रूबी को जब ये पता चलेगा कि अयान सिकंदर इसकी मोहब्बत में पागल है, दीवाना, तो अपनी किस्मत पर रश करेगी, खुद पर फ़ख्र करेगी। इंतज़ार की घड़ियाँ बस ख़त्म ही होने वाली थी। अयान सिकंदर के नाबी लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट, उन बलोरी आंखों में जीत का नशा आबोताब से जगमगा रहा था। अयान सिकंदर ने अपनी हैंड वॉच देखी, रिस्ट वॉच देखी, जहाँ घड़ी के हिंद से 6:30 बजा रहे थे। इसने बाहर दौड़ते नज़ारों पर निगाह डाल दी कि नज़र सामने पड़ी थी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अयान सिकंदर ने फ़ौरन से बेशते कहा। ये तो मिस अवेश लग रही हैं। ब्राउन कलर के शीशों और धागों से मज़य्यन बड़ी सी चादर में मकीन, यकीनन वो अवैश ही थी। अवीश, अवैश। इसके चेहरे से नहीं, इसके सरापे से भी साफ ज़ाहिर था कि वो इस वक्त बहुत घबराई हुई है, परेशान है, जैसे किसी मुसीबत में हो। अयान सिकंदर की पुरसोच निगाहें अवैश के सादे, अवैश नहीं, मुझे अच्छा लग रहा, वो अवैस वैस वाला आ रहा है। अवीश, अवीश पढ़ते हैं, अवीश। अवीश के सादे चेहरे पर टिक गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी अवीश के ही पास लाकर रोक दी। अवीश तो वैसे ही घबराई हुई थी। गाड़ी के एकदम से पास रुकने पर मजीद सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी। मिस अवीश। अयान सिकंदर ने मिरर को नीचे उतारा। अवीश ने झुककर देखा। अयान सिकंदर को सलाम किया, जिसका इसने धीरे से जवाब दिया। सब खैरियत तो है? आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। अयान सिकंदर की जीरक निगाहें लम्हों में अवेश की परेशानी फाम की। वो यकीनन किसी बड़ी बात को लेकर इस कदर सहमी हुई थी। अब सबब क्या है वो वही बताएगी। जी वो सर, वो घबराहट के मारे इसकी ज़ुबान भी लड़खड़ा के रहेगी। हिरनी आंखों में नमी ज़िन्नत बनी हुई थी। सूखे गुलाबी होंठों पर बार बार ज़ुबान फेरती वो अंदर के खलफशार को दबाने की कोशिश कर रही थी। अयान सिकंदर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आइए अंदर बैठिए। अवीश ने एक बार फिर इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो ये नहीं चाहती थी कि अयान सिकंदर पर इसकी परेशानियाँ आश्कार हो। अयान सिकंदर ने इसकी सोच पढ़ ली। मिस अवीश, प्लीज़ अंदर आकर बैठ जाएं। अयान सिकंदर के लबो लहजे में इस पर सख्ती नुमाया थी। अवीश अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ती, मरते क्या ना करते कि मस्ताक मिलाकर बैठ गई। अब बिना किसी झिझक के मुझे अपनी परेशानी बताइए। बीच सड़क पर इतनी घबराई भी क्यों खड़ी थी? अयान सिकंदर ने दो टोक अंदाज में इससे बात की। अयान सर, दरअसल वो बात यह है कि अपनी और अयान की हैसियत इसे कुछ बोलने नहीं दे रही थी। अयान सिकंदर अगर आसमान था तो वो ज़मीन थी। भला इसका अयान सिकंदर से क्या था मुकाबला? यही बड़ी बात कि वो इस वक्त गाड़ी में इसके साथ इसके बराबर में बैठी हुई थी। आप टू दी पॉइंट बात करेंगी? अयान सिकंदर इसके घबराने से झंझला के रह गया। सर, दरअसल मेरी पप्पो अस्पताल में है।
एडमिट है। अवीश अयान सिकंदर के संजीदा अंदाज से डर के रह गई। इसका दिल से उकड़ने से मटने लगा। ओह, तो ये तो तकलीफ दे बात है, मगर अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सड़क पर यूँ परेशान और घबराई भी क्यों हैं। मेरी फुप्पो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह मंगवाए थे और पेमेंट भी करनी थी। 1 लाख वहीं मैं घर से लेकर आई थी और मेडिकल से मेडिसिन लेने जा रही थी कि अवीश की हिरनी आंखों से झरने बहने लगे। अब वो क्या कहे, ये आंसू क्यों है? इसे अपनी एहसास कमतरी का शिद्दत से एहसास हुआ। मिस अवीश, खुदारा एक तो रोना बंद करें, दूसरा एक टुकड़ों में बोलना ख़त्म करें। अयान सिकंदर अवेश के बचपने से चिढ़ गया। जी, वो बाइक पर 2 लड़के तेरी से और मेरा बैग छीन कर ले गए। सिद्रा पुप्पो इस पूरी दुनिया में इसका वाहद सहारा थी, इसका सब कुछ। आज इसका इनका मेजर ऑपरेशन था, इस हादसे ने इसको अधमुआ कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। उफ़! अयान सिकंदर का दिल शिद्दत से चाह के अपना सर कहीं दे मारिया। सामने बैठी इस बेवकूफ़ लड़की का। रहीम, टाइम बहुत कम है, जल्दी से अस्पताल गाड़ी ले चलो। अयान सिकंदर ने ड्राइवर को जल्दी से हुक्म दिया और आधे घंटे की कार्रवाई के बाद सारी सूरत हाल अयान सिकंदर ने अपने काबू में कर ली थी। थैंक यू सर। अविश जितना शुक्र अदा करती है अयान सिकंदर का कम था। अगर फरिश्ता बनकर इससे नहीं टकराते तो जाने क्या होता। आगे की सोच से इसके पूरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। शुक्र अदा करें इस परवरदिगार का, मेरी कोई हैसियत और ना ही कोई औकात। जी, अविश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ओके, अब मुझे चलना है, कहकर अयान सिकंदर अस्पताल की बिल्डिंग से निकलता चला गया। एड्डे पैसे तू चौके लेके चली सी ते बैग भी खोया गया। बेचारी ना बड़ी भैड़ी हुई अविश ना। और सुनाओ बरखुरदार, कल क्या बात हुई रूबी बेटी से? शहजाद शाह ने तो उस पर मक्खन लगाकर अयान से कंधों का समझा पूछा। नहीं नाना जान, कल मेरी रूबी से मुलाकात नहीं हुई थी। ऑरेंज जूस का एक घूंट लेकर इसने ग्लास वापस टेबल पर रख दिया। क्यों? इन्होंने हैरत भरी नज़रों से देखा। बेटा, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी शादी रूबी से हो जाए। वो दुल्हन बनकर इस घर में आई। इस घर की वीरानी और सुनाटे से मुझे वहशत सी होने लगी है। नाना जान, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रूबी का तस्वर एकदम से आंखों की पुतलियों पर झिलमिलाने लगा। इसके ख्याल से नाबी लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट ने हाथा कर लिया। शहजाद शाह ने यह बहार जैसा मंजर बगौर देखा और दिल ही दिल में बहुत सी दुआएं इसके लिए की थी। मेरी जान, ये मेरी ख्वाहिश तो बाद में, तुम्हारी ख्वाहिश पहले। शहजाद शाह हौले से मुस्कुरा दी। तुम्हारी बेताबी और बेकरारी को देखते हुए तो मेरा दिल करा अभी जाऊँ और सादगी से निकाह करके यहाँ ले आऊँ इसे। शहजाद शाह ने पुरमज़ा अंदाज में इसको छेड़ा। इसके चेहरे से साफ लग रहा था इस वक्त रूबी को सोच रहा है। नाना जान, आप भी ना। अयान सिकंदर झेंप सा गया। वैसे अयान सिकंदर ने तो कहना चाहिए सी नेकी ते पुछ पुछ। क्या ख्याल है, आज संडे है, सारा और सफियान को डिनर पर बुला ले? इससे अच्छी तो कोई बात हो भी नहीं सकती, अयान सिकंदर ने तेरी से कहा। इसी समय शहजाद शाह का फ़ोन बज उठा। इन्होंने फ़ोन स्क्रीन देखी और मोबाइल की झिलमिलाती स्क्रीन अयान सिकंदर के आगे करके आंखों में से मुस्कुरा दी। अयान सिकंदर ने हल्का सा सर खम करके कॉल रिसीव करने का इशारा दिया था। शहजाद शाह ने कॉल रिसीव की। माशाल्लाह, अभी तुम लोग का जिक्र किया जा रहा था। शहजाद अंकल, आज रात का डिनर आप हमारे साथ करेंगे। हमारी इस छोटी सी दावत को कबूल करते हुए, हमारे घर को रौनक बख्शते हुए हमें अपनी मेज़बानी का शर्फ अदा करने का मौका दीजिए। शहजाद शाह सफ़ियान राव की इस लंबी तमहीद पर कहका लगाकर हंस दिया। अयान सिकंदर भी हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस पार से आती सफ़ियान राव की आवाज़ वो खुद भी आसानी सुन सकता था। अब तुम इतनी लंबी चौड़ी बात किए तो हम ज़रूर आपके घर को रौनक बख्शेंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, हम तहे दिल से मशकूर है, आपने इस खाकसार को इज़्ज़त बख्शी। ओके, शाम तक आ रहे हैं, मगर कुछ खास तवाज़ा होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी खास मकसद से तुम्हारे घर तुमसे तुम्हारी कोई कीमती शय मांगने आ रहे हैं। शहजाद शाह ने अयान सिकंदर का चेहरा देखा। बेफिक्र ही, आपको मांगने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। आप बिना मांगे वो हमारी कीमती शय हमारी बिना इजाज़त जब चाहे ले जा सकते हैं। सफ़ियान राव शहजाद शाह का इशारा अच्छी तरह समझ गए थे। यही तो इनकी दिली आरज़ू, दिली ख्वाहिश है। तो ठीक है, वेट करना हमारी आमद का, हम लोग शाम 5 बजे तक आते हैं, कहकर इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। क्या कहा शहजाद अंकल ने? सायरा ने बेताबी से पूछा। वो लोग आ रहे हैं और कहा कि कुछ मांगने भी आ रहे हैं, सफ़ियान राव ने पुरसोच लबो लहजे में कहते हुए सायरा का बेताब चेहरा देखा। आपको क्या लगता है, जो तुम सोच रही हो वैसा ही है? शहजाद अंकल रूबी को अयान के लिए मांगने की बात कर रहे थे। ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, रूबी कहाँ है? सो रही है। ओके, डिनर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जी बेहतर। सायरा की आंखों में रूबी का शानदार मुस्तकबिल नजर आ रहा था। वो देख रही थी जो रूबी नहीं देख सकती थी। अयान सिकंदर जैसा डैशिंग हैंडसम खूबसूरती में यकता, हर लिहाज से परफेक्ट, वो किसी भी लड़की की खूबसूरत आंखों का ख्वाब हो सकता था, मगर सायरा इस खूबसूरत ख्वाब को रूबी की आंखों में मकीद करेगी। अयान सिकंदर किसी हसीन ताबीर की तरह रूबी की ज़िंदगी में शामिल होगा। सायरा की हर सोच के धागे अयान सिकंदर रूबी से बंधे हुए थे। वो रूबी के बेडरूम की जानिब चलती ताकि इसको अयान सिकंदर के लिए कायल करे, राज़ी करे। अच्छा जी, हाले राज़ी करने की ज़रूरत है, पर जब्बियाँ तो बड़ियाँ पांदी उन्होंने। अयान सिकंदर सफ़ियान राव की जानिब से दी गई दावत से जाने से पहले रूबी के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाना चाहते थे। आज इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो इस दिन को हमेशा के लिए दिल की आंख में कैद कर लेना चाहते थे। वो आज इस कदर खुश था, ऐसा महसूस हुआ वो हवाओं में उड़ रहा है। ज़मीन पर तो इसके कदम ही नहीं ठहर रहे थे। ये मोहब्बत का एहसास भी कितना दिलकश होता है। महबूब का साथ इसको दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बना देता है कि किस्मत को भी खुद पर रश्क आने लगता है। रूबी के तसव्वुर ने अयान सिकंदर की शख्सियत को इतना निखार संवार दिया था, जब निगाहों के सामने आएगी तो वो खुशी के मारे जाने क्या कर बैठेगा। इसकी दिली मुराद भर आने वाली थी। बहुत जल्द वो इसके घर समेत इसके दिल को तसव्वुर के
इसके दिल को तसव्वुर को ख्वाबों ख्यालों में आबाद करने वाली थी। इसकी खुशबू से इसका अंग अंग महकने वाला था। पल भर की इंतज़ार की घड़ियां और इसके ज़ब्त का कितना इम्तिहान लेंगी। अयान सिकंदर ने एक महंगी और कीमती खूबसूरत सी गिफ्ट शॉप के पास अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतर कर वो गिफ्ट शॉप के अंदर आ गया, जहाँ नहायती बेशक कीमत के महंगे गिफ्ट्स रखे हुए थे। अयान सिकंदर ने गिफ्ट प्रेस पर से एक तायराना निकाल डाली। सबके सब थे तो एक से बढ़कर एक लाजवाब, मगर इसे रूबी के मैार का कोई नहीं लगा जो इसकी मोहब्बत के शान शां होता। वो आगे की कैबिन की तरफ बढ़ा, जहाँ गोल्ड की ज्वेलरी रखी थी। इन सब में से अयान सिकंदर की निगाह इस गोल्ड की झुमकियों पर ठहर सी गई। ये दिखाएं। शॉपकीपर ने वो रेड मखमली बॉक्स निकाल कर काउंटर पर रख दिया। अयान सिकंदर ने बॉक्स उठा लिया। गोल्ड की झुमकियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इसका डिज़ाइन इस कदर नफीस था जैसे बनाने वाले ने नहायत फुर्सत से बनाया। अयान सिकंदर के तसव्वुर में छप से रूबी का खूबसूरत चेहरा झिलमिलाने लगा। इसके कानों में यह आवेज़ें बहुत दिलकश लगेंगे। अयान सिकंदर की बलोरी आंखों में रूबी का अक्स उभरने लगा। इसके लबों की तराश में नोखी सी मुस्कुराहट खिली थी। इसके एहसास से इसके ख्वाबों ताबीर महकने लगते थे। इसके दिल में धड़कती बेशुमार धड़कनें इसके राग अलापने लगती थी। चलो रूबी दी मौज होगी, झुमकियाँ लब गई भी सोने दियाँ। सर पसंद नहीं आया तो कुछ और दिखाओ। शॉपकीपर ने मुअद्दब लहब लहजे में इल्तिजाई नज़रों से अयान सिकंदर को देखा, जिसकी शानदार पर्सनैलिटी के आगे कोई भी मरूब हो सकता था। अयान सिकंदर ने शॉपकीपर को देखा। नहीं, इसी को पैक कर दें। मौसद के चली जाए। असं तो कोई छोटी छोटी चीज़ भी लैनी हो तो पूरा पहले से बाहर कढ़ा के जो चीज़ पसंद भी आना फिर भी पहले पूरी वैरायटी देखनी उस तो बाद लैनी, तो उन्होंने एक ही पसंद आ गई तो इन्हें कर दो जी। संजीदगी से कहते वो बक्स उसने वापस काउंटर पर रख दिया था। पेमेंट करके वो मसरूर सा शॉप से बाहर निकला। रूबी के तसव्वुर ने इसको पोर पोर महका दिया था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा था कि नज़र यूं ही सामने उठी जैसे इसकी आमद के इस नज़र ने इसकी निगाहों को नहीं, इसके पूरे वजूद को भी पथरा दिया। वो जो सामने शीशे की दीवार के इस पार को जिसको देख रहा था वो कोई और नहीं रूबी थी, और इसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था। दुनिया माफिया से बिल्कुल बेखबर, अनजान, एक दूसरे का हाथ थामे महवियत से एक दूसरे को देख रहे थे। माँ सदके चली जाए, रूबी ने किसी ने दोस्त नहीं बनाया लेकिन यार बना लिया। अयान सिकंदर की बिलोरी आंखों में सच्चे ख्वाबों और इनकी हसीन ताबीर की अमारत थड़ थड़ करके गिरती चली गई। इसके दिल के अनगिन धड़कनें कांच के टुकड़ों की तरह रेजा रेजा होकर हर तरफ बिखरती जा रही थी, जिससे इसका पूरा वजूद लहूलुहान जख्मी होता जा रहा था। उन चुमकियाँ ना दई रूबी ने, मैं तो चंडा मारनी तेरे जो चुमकियाँ उन देती थे। रूबी और इस लड़के को इस तरह एक दूसरे की मोहब्बत से देखते और एक दूसरे को हाथों को थामे देकर कोई अंधा भी कह सकता था वो दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार है, और इश्क की आखिरी हद तक वो पहुंच चुके हैं। पीछे पलट कर देखना जिनकी फितरत में शामिल नहीं था। अयान सिकंदर को रकाबत की गर्म हवाओं ने इस कदर झुलसा दिया कि भूले से भी अगर कोई इसकी लपेट में आ गया तो वो खाकस्तर हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मोहब्बत और चाहत के इस सफ़र में शायद सबसे अजियत और दर्दनाक मंजर यही होता है जब आप इसका प्यार, इसका महबूब किसी और के इश्क में गिरफ्तार होता है, जिसकी निगाहें अपने प्यार का तवाफ़ करती हैं, जिसकी हर आती जाती सांसों में कोई और खुशबू बनकर महकता है, जिसके दिल की धड़कनों पर कोई और हुक्मरान होता है। अयान सिकंदर की तलब का कशकोल तो खाली रह गया। इसकी ज़िंदगी सहरा की रेत की तरह इसके हाथों से फिसल चुकी थी। वो तसव्वुर की गहराइयों में जाने कब तक महवे सफ़र था कि इसका फ़ोन जो कब से बच रहा था इन्हें इसकी सोच का तसलसल टूटा। अयान सिकंदर ने अपनी कोट की जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन स्क्रीन पर इसी जाने जहाँ दुश्मन जहाँ का नाम झिलमिला रहा था। अयान सिकंदर ने नहायत चौंक कर सामने देखा। वहाँ का मंजर बदल चुका था। रूबी हाथ के इशारे से इसको बुला रही थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे बिखरते असाब पर काबू किया, अपने अंदर के चीखते बर्पा होते तूफान पर बंद बांधा, अपनी ब्लोरी आंखों में रेजा रजा होते ख्वाबों के किरचों को समेटा था और इस दिलरुबा से छुपाने की कोशिश की। हमजा, इनसे मिलो, यह है मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड अयान सिकंदर। रूबी ने नहायत खुश होकर इस शख्स से अयान सिकंदर का तारुफ करवाया। हाय। हमजा अली ने नहायत ही खुशी भरे अंदाज में अयान सिकंदर की जानिब अपना हाथ बढ़ाकर मुसाफे के लिए बढ़ाया, जिसे अयान सिकंदर ने बहुत आम अंदाज में थामा था। जितनी गर्मजोशी हमजा अली में थी, इससे कहीं ज़्यादा बेजारी अयान सिकंदर में पनाह थी, जिसे हमजा अली अपनी खुशी के बायस देख नहीं सका। अयान सिकंदर और ये है हमजा अली, जिस कोचिंग में मैं पढ़ती हूँ, ये वहाँ पढ़ाते हैं। अयान, मैं और हमजा एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करते हैं। मैं हमजा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। रूबी के चेहरे से फूटती खुशी इसकी चमक से अयान सिकंदर बखूबी अंदाज़ा लगा चुका था कि इसकी ज़िंदगी में हमजा अली का क्या मुकाम है। हमजा अली का यूँ दिलचस्प नज़रों से रूबी को देखना अयान सिकंदर कोई कमअक्ल इंसान तो नहीं था कि रूबी और हमजा अली की नज़रों से फूटती चहकती मोहब्बत को नहीं देख सकता। इनके चेहरे पर कोस कज़ा के रंगों की बहार नज़रअंदाज के जाने के काबिल तो नहीं थी। बहुत जिक्र करती है रूबी आपका, इस कदर तारीफ़ है कि यान ऐसे हैं यान वैसे हैं, यकीन करें मुझे आपसे मिलने का शिद्दत से इश्तियाक था। हमजा अली के चेहरे पर हकीकी चमक थी और खुशी थी। थैंक्स। अयान सिकंदर इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सका। तो बिला आखिर इसकी मोहब्बत की उम्र इतनी थी। इसकी चाहत का सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है। इसके इश्क और जुनून की कोई मंजिल नहीं, और जिस खारदार राह पर वो बढ़ना पा चला था, अब तक तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफा था, अकेला तनहा चला था इस राह पर। अयान,
रूबी ने धीरे से पुकारा था। अयान सिकंदर ने बमुश्किल जख्मी निगाहें इसकी तरफ उठाई। सुबह मॉम ने बताया था कि आज रात के डिनर पर तुम और नाना जान आ रहे किसी खास मकसद के लिए। रूबी ने लफ्ज़ों को संभाल संभाल के बोलना शुरू किया। अयान, तुम जानते हो हम बचपन से आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं। कुछ सालों का गैप आ गया कुछ गलत फहमियों के बाइस, मगर खैर अब वो सब ठीक हो गया। हम एक बार फिर से मिले, मगर अयान मैंने तुम्हें हमेशा से अपना बहुत अच्छा फ्रेंड ही समझा और जाना है। हमारे घर वाले ज़बरदस्ती हमें जिस रिश्ते में बांधना चाहते हैं वो पायदार और मजबूत नहीं होगा। मैं तुम्हें या तुम मुझे कोई कभी खुशी नहीं दे सकते। तुम क्या चाहती हो मुझसे? अयान सिकंदर के लिए आगे कुछ भी सुनना बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए इसने रूबी की बात काटते हुए दो टोक अंदाज में बात करने की ठानी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किस तरह की? मैंने मॉम डैड को हमज़ा के लिए बहुत कायल करने की कोशिश की, मगर वो हमारे रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। वो समझते हमज़ा मुझे दौलत और आसाइश भरी लाइफ नहीं दे सकते। अयान सिकंदर ने सिर्फ ऊँ पर इत्तेफाक किया। रात के डिनर पर मिलते हैं। अयान सिकंदर पुरसोचला लहजे में कहता हुआ चेयर से खड़ा हो गया। तो क्या मैं समझ लूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे? अयान सिकंदर के साथ ही हमज़ा और रूबी भी खड़े हो गए। अयान सिकंदर ने रूबी के इल्तिजाई अंदाज को बकौर महसूस किया। अल्लाह हाफिज़। और फिर अयान सिकंदर वहाँ ठहरा नहीं, एक हारे हुए जवारी की तरह वहाँ से निकलता चला गया। ऐसा जवारी जिसने अपना सब कुछ गंवाने के साथ अपनी ज़िंदगी भी गंवा दी थी। इसके दिल का कशकोल खाली था, जिसमें चंद सिक्के भी नहीं थे कि इसकी ज़िंदगी इस यादों के सुकून से साथ गुजर जाए। हमज़ा अली ने चाहते हुए अयान सिकंदर की चौड़ी पुष्ट पर गौर देखी थी। तुम्हें लगता है अयान सिकंदर साथ देंगे? मुझे यकीन है वो मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करेगा। रूबी ने पूरी यकीन लबो लहजे में कहते हुए हमज़ा अली को देखने लगी। बस जी की कैसा करें हम, देखने अयान सिकंदर का अर्दा किया। माशाल्लाह हर डिश नहायत ही उम्दा और लाजवाब बनी है। शहजाद शाह ने मुस्कुराते हुए ज़रा भी कंजूसी से काम न लेते हुए खुले दिल से तारीफ़ी कलमात अदा किए। शहजाद शाह को पता नहीं लग गया कि बनी अंदर अली कहानी। शहजाद शाह तो हासे वकियाँ जो निकल रहे। मैंने तो सैर होकर खाना खाया। शहजाद अंकल, ये सारा खाना रूबी ने खुद अपने हाथों से बनाया। जब मैंने रूबी को बताया कि आप और अयान को हमने डिनर पर इन्वाइट किया, तो ये दोपहर से जो किचन में घुसी है, आपके आने से पहले किचन से बाहर आई है। सायरा ने अपनी तरफ से रूबी की सलीकामंदी और सगड़ापे की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सायरा की बात पर वहीं पास में बैठी रूबी ने गड़बड़ाकर पहले अपने बिल्कुल सामने बैठा अयान सिकंदर को देखा, फिर पहलू बदल कर रह गई, जबकि इसके बरक्स अयान सिकंदर के नाभी लबों पर तलक सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे अयान सिकंदर ने बड़ी महारत से छुपाया था। बातों का सिलसिला जो निकला तो वक्त गुजारने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हर मौजू गुफ्तगू पर बहस मुबासा हुआ, चाहे वो माशरे के बिगड़ते संवरते हालातों, सियासतों या बिजनेस के चढ़ते उतरते शेयर्स के रेट्स। गो के इन गर्म और ठंडे माहौल में घड़ी के छोटे हिस्से ने 12:30 का वक्त बता दिया। सायरा अंदर ही अंदर बेचैन बेकरार थी। दुनिया जहाँ की एक बात पर बहस मुबासा हो गया, मगर जो बात करने की थी वो शहजाद शाह ने अभी तक नहीं की थी। असल में जिस मकसद और जिस सिलसिले के शायद वो लोग यहाँ इन्वाइट थे, इसका इशारतन भी कोई तस्करा नहीं किया। चले भाई सफ़ियान, अब हमें इजाज़त दें। ये डिनर हमारी मौजू गुफ्तगू ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, जो हमेशा याद करेगा। शहजाद शाह ने साफ गोई से कहा। बजा फरमाया आपने शहजाद अंकल, महोदल्ला इतना अच्छा और खुशगवार कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। सफियाना ने पुरतपाक लबो लहजे में कहा। शहजाद शाह और अयान सिकंदर खड़े हो गए। इन सब के दौरान अयान सिकंदर ने मुकम्मल तौर पर रूबी को नज़रअंदाज कर दिया था, और यही चीज़ सायरा ने गहराई से नोट की थी। पहले दिन अयान सिकंदर के चेहरे और आंखों में जो खुशी और चमक रूबी के लिए देखी थी, वो इस पल बिल्कुल मकफूत थी। हाँ, संजीदगी की एक तारीख रकम थी, और यही हाल रूबी का भी था। जो जोशो खरोश जिसके अंदर कूट कूट के भरा था, वहाँ अब सब कुछ खाली खाली था। सायरा ने दोनों को जांचती नजरों से परखा। कहीं रूबी ने अयान को हमजा अली के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया? सायरा की सोचों में शक के समंदर ठाठे मारने लगे। तेरी औलाद दस देता उन्हें सारा कुछ। और अगर इनके शक को यकीन की ज़बान मिल गई तो वो रूबी की अच्छी तरह क्लास लेंगी। तुम्हें लगता है ये जो अभी कुछ देर तुमने किया वो ठीक है? शहजाद शाह ने नहायत गहराई से अयान सिकंदर के चेहरे के ताव चढ़ाव को जानती नजरों से देखा। क्या फ़र्क पड़ता है नाना जान मेरे कुछ सही या गलत करने से? इसके चेहरे पर इन्हीं लबो लहजे में भी तारीकी का आंसर साफ नुमाया था। रह लो कि रूबी के बगैर? एक और गहरा सवाल जो अयान सिकंदर को मुश्किल में डाल गया। इसके लबों पर बेबसी भरी मुस्कुराहट उभरी थी, जिसमें कांच की किरचियाँ दूर दूर तक बिखरती चलेगी, और वह जानता था इन रेज़ा रेज़ा बिखरे कांच में इसको ताउमर भर ज़ख़म होना, लहू लुहान होना। ये तो दिल का रोग है नाना जान लेकर जाएगा या फिर दान देकर जाएगा। फीकी सी मुस्कुराहट ली इसने नहायत कर्ब से अज़ियत से शहजाद शाह को देखा था। खुदा ना करे बेटा। शहजाद शाह का दिल दहल उठा, रोम रोम कांप उठा। बेटी दामाद की जवान मौत देखने के बाद क्या चाहते हो ये बुढ़ी आंखें अब तुम्हें बर्बाद उजड़ता हुआ देखें? इन ज़ईफ़ और बुढ़ी आंखों में नमी सी भरने लगी थी। अयान सिकंदर को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी नाना जान, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी जान, आपके एहसासात महसूसात रूबी के लिए जो जज्बात, जो मोहब्बतों चाहत, जो इश्क है, वो मेरी ज़ीरक निगाहों से पोशीदा नहीं है। मगर इस हकीकत को भी तस्लीम कर लो कि अब कि रूबी तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी तकदीर में नहीं है। रूबी की मंजिल, इसकी हर राह हमजा अली की सिमत जाती है। अपनी दानिश में वो अयान सिकंदर को आगे की सच्चाई से आगाह करे थे, जिसे वो जितनी जल्दी हो कबूल करे इतना इसके लिए और इसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। अयान सिकंदर को अपने अंदर बहुत कुछ टूटने की आवाज़ आई। अंदर इस कदर हबस और घुटन भर गई थी, जिससे इसका अपना दम घुटता महसूस होने लगा। इसने बेख्तियारी अपनी टाई की नोट ढीली की। एकदम से घबराहट सी तारी हो गई। आर यू ऑल राइट? जी
बस जी कहने पर इत्तेफा किया था शहजाद शाह की परेशानी के पैसे से खुद को कंट्रोल में रखना होगा। लो पानी पियो। इन्होंने डैशबोर्ड पर रखी मिनरल वाटर का कैप खोलकर अयान सिकंदर की तरफ बढ़ाई थी, जिसे अयान सिकंदर ने बगैर किसी तरद्दुद के थाम लिया। पानी के चंद घूंट पीकर बोतल वापस कर दी। गाड़ी को सड़क पर लाते हुए अचानक अयान सिकंदर की निगाह सामने उठी, जहाँ अवेश नजर आ रही थी। अयान सिकंदर ने गाड़ी अवेश के पास रोक दी थी। अयान सिकंदर ने वैसे बड़ी भैड़ी हुई, बड़ी माड़ी हुई कि जिन्हों बचपन ਦਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ करदा रहा ਉਹਨੂੰ ਉਹ किसी होर ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ करदी। क्या मैं जान सकता हूँ मिस अवीश, आप रात के 1:30 बजे सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं, वो भी अकेली? अयान सिकंदर के माथे पर लातादार नागवारियत की शिकनें उभरने लगी। अवीश अयान सिकंदर को देखकर बौखला के रह गई। हमेशा तकदीर इसके सामने क्यों ला खड़ा करती थी? मैंने तो हुन कोई ना हीरोइन वाला मामला गड़बड़ लग रहा, जिनसे अपनी मुश्किलात छुपाना चाहती थी। एनीवेज फिलहाल तो आप गाड़ी में बैठिए। गंभीर और संजीदा अंदाज ने अवीश को अंदर सहमा दिया। लड़खड़ाते कदमों से अवीश बैक सीट पर बैठी थी। बैक मिरर से शहजाद शाह नहायत महवियत मगर दिलचस्प नज़रों से प्यारी सी लड़की को देख रहे थे। अयान सिकंदर ने अपने खींचे खींचे हिसाब समेत गाड़ी को आगे बढ़ा दी। गाड़ी सीधी अयान विलाई रुकी। वो अवीश को अपने घर ले आया था, क्योंकि वो अवीश से भी पूछ चुका था कि इसकी पप्पा भी आईसीयू में है। जब तक आपकी पप्पा सेहतियाब होकर घर नहीं चली जाती, आप यहीं क्याम करेंगी? संजीदगी की भरपूर नज़र उसके घबराए सहमे चेहरे पर डालता अपने रूम की जानिब पड़ा था। अयान सिकंदर के बारोब अंदाज़ और मुतासरकुन शख्सियत के सामने तो वैसे भी खुद को बहुत छोटा सा कमज़ोर सा महसूस करती थी। गुलाबी लबों को अपने चमकते मोतियों जैसे दांतों से कुचलती वो वहीं की वहीं थम सी गई। अयान सिकंदर तो अपना हुक्म इस पर लागू करके कब का जा चुका था। वो शिशिरपंज में वहीं खड़ी रही। इससे अनजाने घर और अनजाने लोगों में खुद को बिल्कुल अनफिट महसूस कर रही थी। शहजाद शाह ने बगौर अवेश को देखा। इसकी इनकी ज़िरक निगाहें बहुत कुछ ना सिर्फ देख चुकी थी, बल्कि आगे तक का बहुत कुछ सोच भी चुकी थी। मां सदके चली जाए, एडियां ज़िरक निगाहां साड़ियां तो कदी नहीं हुई। नज़रां भी चगे तो बहुत दूर तक का भी सोचा जाए। अवीश के खड़े खड़े टांगे शल होगी। खून की और ठंड इसके अंदर घुसी जा रही थी, मगर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं खुद में पा रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। हुक्म देने वाला तो इसको हुक्म देकर अपने बेडरूम में जा चुका था, अपना सोग मनान। शायद इसका फर्ज यहीं तक था। बेबसी थी। इन हिरनी आंखों से चंद मोती टूटकर रुखसार पर फिसलते चले गए। अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से जागा था। इसकी सोचों का घेरा जाने और कितना वसी तो होता कि किसी का पुरशफ़क़त नर्म मुलायम हाथ इसके सर पर आ ठहरा। अवीश ने नहायत ज़बत से शहजाद शाह को देखा। नूरी। जी सरकार। मुलाजमा जो इन लोगों के आने पर अपने क्वार्टर में जाने वाली थी, शहजाद शाह के हुक्म पर दौड़ी चले गई। अवीश बेटी के लिए बेडरूम खुलवाओ और इनको वहाँ छोड़ दो। जी बेहतर सरकार। आइए बीबी जी। नूरी ने अवीश को इज़्ज़त एहतराम से पुकारा। जाओ बेटी, रात बहुत हो गई है, बहुत थकी हुई भी लग रही हो, रेस्ट करो, सुबह बात करते हैं। शरीनी लबो लहजे समेत मुलायमत भरी नज़रों से इन्होंने अवीश को देखा था। अवीश ने सर को हल्के से जंबिश दी और नूरी के साथ चल रहे हैं नुछाते तो मिल गई। सुबह कोई 9 बजे अवीश की आंख खुली। वो बेड से नीचे उतरी। इतने में नूरी चली। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम, अवीश ने धीरे से जवाब दिया। मैं आपको पहले भी 3 बार देख कर जा चुकी हूँ। बड़ी सरकार आपके बारे में 2 मरतबा पूछ चुके, बल्कि इन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया। और अयान सर? डरते डरते ज़ुबान लड़खड़ाई। जी वो तो आज सुबह ही ऑफिस चले गए थे और हुक्म देकर गए कि आपको ऑफिस नहीं भेजा जाए आज। लफज पर लफज नूरी ने अवीश को बता दिया। अच्छा। वो सोचती हुई नूरी को देखने लगी। आप यूँ करें, फ्रेश हो लें, मैं जब तक आपका यहीं इंतज़ार कर लेती हूँ। वो सर को हल्का सा खम करती नूरी के इशारे पर रूम में बने वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर बाद अवेश नूरी के हमरा डाइनिंग टेबल पर आ रुकी थी, जहाँ शहजाद शाह पहले से विराजमान न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अवेश बेटी, आ गई तुम? जीती रहो, खुश रहो। चलो आओ बैठो। शहजाद शाह ने अखबार को लपेट कर साइड में रखा और मुस्कुराती नज़रों से अवीश को सुबह बखैर का। अवेश शेर पर बैठ गई। नूरी जाओ नाश्ता लेकर आओ। जी सरकार। सर वो मुझे आपसे कुछ कहना था। बहुत मोहतात मगर नाप तोल कर लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी, क्योंकि सामने जो शख्सियत विराजमान थी वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, अयान सिकंदर के नाना जान है। अगर कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो पशेमानी जो होगी सो होगी, कहीं अयान सिकंदर इसकी खलासी ना करते। लो जाए। सबके मुकाबिल बैठे शहजाद शाह इसके दिलो दिमाग में चलती जंग से वाकिफ़ थे। इस वक्त वो खुद को एक मामूली एम्प्लॉय शहजाद शाह को एक बारोबर सख्त कीर किस्म का बॉस तस्वर कर रही थी। पहली बात तो ये कि तुम मुझे सर नहीं बल्कि अयान की तरह नाना जान बुला सकती हो। दूसरा, तुम बिला झिझक बिला तकल्लुफ़ मुझसे हर बात कर सकती हो। अपनी बारोक शख्सियत के बरक्स इनका लहजा खासा नफीस और शाइस्ता था। अवीश ने बमुश्किल नज़र उठाकर शहजाद शाह को देखा, जो अपनी आंखों में नरम सा तासुर लिए से देख रहे थे। इनके इस मुलायमत भरे अंदाज ने अवीश के अंदर थोड़ा सा एतमाद सा पैदा कर दिया। इस दौरान नूरी गर्मा गर्म नाश्ता भी ले आई थी। चलो पहले नाश्ता कहते फिर कोई और बात। शहजाद शाह ने सारी बातों को एक तरफ रख के इसके आगे ऑमलेट और ब्रेड डबल रोटी रखी थी। खा लो तो भी अंडा ब्रेड। मैं तो कभी खाती हूँ, कभी मेरा इतना वो मैं ना हो जाता है कि मैं टेस्ट चेंज करना, मैंने नहीं खाना अंडा ब्रेड। कभी कभी तो मुझे अंडा ब्रेड, स्पेशली गर्मियों में मुझे अंडा ब्रेड से इतनी चिढ़ हो जाती है कि उसको दूर से ही देख के ना मुझे ना वो कुछ होना शुरू हो जाता है, बकाई आनी शुरू हो जाती है।
क्या हम कहीं मिल सकते हैं सफ़ियान अंकल? अयान सिकंदर ने फ़ोन पर सफ़ियान राव से सलाम दुआ करने के बाद अपना मुद्दा बयान किया। क्यों नहीं माय चाइल्ड, ज़रूर आप यूँ करें, यहाँ मेरे घर आ जाएँ, आज मैं ऑफिस जल्द ऑफ कर लूँगा। सफ़ियान राव खुशफ़हमी और खुशगुमानियों के समंदर गोताज़न होने लगे। हो सकता है जो बात कल वो नहीं कर सका, आज उसको अंजाम देने आ रहा हूँ। फ़ाइन, मैं आधे घंटे में आपके घर पहुँच जाऊँगा। अयान सिकंदर ने फ़ोन ऑफ कर दिया। इन बलोरी आंखों में अपनी मोहब्बत और इश्क की मुर्दा लाशें आज अपनी आखिरी आरामगाह तक दफन हो जाएंगी, मगर दिल के किसी कोने में किसी दर्द और अजियत की सूरत में ज़िंदा सलामत रहेंगी। जैसे वो हर रोज़ दिन के किसी एक पहर में थपक थपक कर सुलाए गए, इसने एक सर्द सांस अपने अंदर उतारा ताकि अंदर की कुछ घुटन कम हो सके। अयान सिकंदर अपने वादे के मुताबिक ठीक आधे घंटे बाद सफ़ियान राव के डाइनिंग रूम में नरमदे सोफे पर टांग रखे शहाना अंदाज में विराजमान था। सामने सोफे पर सफ़ियान राव और सायरा बैठे इसको नहायत हैरान को नज़रों से देख रहे थे। इनकी सारी खुशफहमियाँ खुशगुमानियाँ मिलिया मेट हो गई। अपनी बेटी के लिए जिस बिजनेस टाइकॉन का इंतखाब वो खुद में कर चुके थे, वो सब पानी हुआ। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। बेटा अयान, रूबी तो बेवकूफ़ नादान है, मगर आप तो समझदार अक्लमंद है, ज़ीरक सोच और गहरी निगाहें रखते हैं। फिर ऐसी बात कैसे सोच लिया आपने? सायरा ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए नहायत समझदारी से अयान सिकंदर को समझाने की कोशिश की। सायरा आंटी, रूबी को पूरा हक है को अपनी मर्जी ज़िंदगी का फैसला करे, अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद से गुजारे। मैं आपकी बात मान भी लेता अगर हमजा अली से मिला ना होता। हमजा अली एक मामूली सा प्रोफेसर कोचिंग का ट्विटर है, वो भला रूबी को क्या खुशी दे सकता है? रूबी की क्या ख्वाहिशात पूरी कर सकता है? रूबी जो सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुई है, तो क्या वो हमजा अली के हमरा गरीबी मुफलसी इसके मसलों मसाइल को फेस कर पाएगी? सफ़ियान राव के लहजे में हमजा अली के लिए तलखी नागवारी के कितने रंग नुमाया थे। इनके अंदाज में हमजा अली के लिए जो तज़हीक व तहकीर थी, अपने बेडरूम के दरवाजे की ओट में छुपी रूबी ने इसे अंदर से शिद्दत से महसूस किया। इसके चेहरे पर तारीकी थी। हमजा अली के तसव्वुर को भी भूल जाना भी सुहाने रूह था। जान गसल था, अगर हमजा अली इसको नहीं मिला तो वो खुद को हमेशा के लिए ख़त्म कर लेगी। सफ़ियान अंकल मोहब्बत को दौलत के तराजू में नहीं तोलते। हमजा अली में वो सारे गट्स हैं जो कामयाब तरीन इंसान में होना चाहिए। चलें कुछ टाइम के लिए मान लें कि वो रूबी से शादी कर ले, मैं रूबी से शादी कर लेता हूँ। ये बात सुनकर रूबी पूरी जान से काम करेगी। इसके अंदर मायूसियाँ डेरा डालने लगी, कहीं वो मोहब्बत की बाजी हार तो नहीं जाएगी। सफ़ियान राव और सायरा अयान सिकंदर की आखिरी बात पर लाशौरी तौर पर खुश भी हुई, मगर ये खुशी चंद पल की साबित हुई। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि रूबी तो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने पर ना तो खुश रहेगी, ना ही मुतमिन रह पाएगी, भले मैं वो मेरी और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हूँ। मैं इसके कदमों में ज़माने भर की खुशियाँ ला कर रख दूँ, मगर इन खुशियों को क्या फ़ायदा जब कोई इन्हें कबूल ही ना करे। सब सफ़ियान अंकल, हमजा अली कोई मामूली इंसान ही ना ही कोई गरीब शख्स है। कामयाबी इसके कदम कदम में, मेहनत और जद्दोजहद इसके इस मुकाम पर ले जाएगी जहाँ आप अपने दामाद अपनी बेटी के शौहर के लिए तसव्वुर करते। मैं गारंटी देता हूँ हमजा अली की, और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा बिला वजह बात करूँ, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि हमजा अली की इंक्वायरीज़ की छानबीन मैंने खुद करवाई है। इसलिए आप बेफिक्र होकर आंखें बंद करके हमजा अली को एक्सेप्ट करें। सारे ने बगौर यान सिकंदर को देखा। बचपन से वो इन्हें बहुत प्यारा था, बहुत अजीज़। जब रूबी के हवाले से सोचने लगी तो इस मोहब्बत और शफ़क़त में मज़ीद इजाफा होता चला गया। अयान सिकंदर एक हीरा इंसान है जिसकी कदर रूबी ना कर सकी। मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रही हैं सायरा आंटी। अयान सिकंदर ने सायरा को खुद की तरफ देखते हुए कहा और सायरा के कदमों में जा बैठा। आप में और मम्मा में मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, हमेशा एक सा दर्जा दिया। मेरी जान, हमने भी तो तुम्हें अपना बेटा ही माना है। सायरा ने नरमी से इसके सजे समरे बालों में उंगलियां फेरी। जानता हूँ, वो हौले से मुस्कुरा दिया। इसकी बातों ने सफ़ियान राव और सायरा को कायल कर दिया था। इनकी नीम रजामंदी साफ जाहिर थी, जिस पर अयान सिकंदर अपनी मोहब्बत के आगे सुरखुरा फतेहयाब ठहरा था। कुछ ही देर बाद वहाँ से इजाज़त लेकर निकल गया। अयान सिकंदर पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की सिमत बड़ा भी गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था। अयान, पीछे से चहकती मुस्कुराती आवाज़ वो यकीनन रूबी की थी। अयान सिकंदर ने पीछे पलट कर देखा। रूबी तेजी से चलती हुई अयान सिकंदर के गले का हार बनी। वही बेतकल्फ़ी, वही अंदाज जो अयान अली के लिए इसका हादसा रहा था। मैं जानती थी मेरी हर प्रॉब्लम की तरह ये प्रॉब्लम भी तुम हल कर दोगे। यकीनन ये तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता था। वो इससे अलग हुई। अयान सिकंदर ने बगौर इसका खिलखिलाता चेहरा देखा। तो जाके बड़े बंदे नूं जफियां पपियां कर, तो उन्हें क्यों जफियां करनी पईयां? जहाँ कौसकज़ा के रंग की बहार थी, और वो यही तो चाहता था। रूबी के चेहरे पर सच्ची और दायमी खुशी देखना ही तो इसका मकसद था। अपने दिल की मोहब्बत उजड़ गई। वीरान से नाटे ने तमाम उम्र भर के लिए क़याम कर लिया, तो क्या हुआ? अपनी मोहब्बत को तो इसकी मोहब्बत से मिला दिया। इसे अब कुछ नहीं चाहिए था। अपने चेहरे की तारीखियों को बहुत पीछे धकेलते हुए नाभी लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो रूबी के चेहरे की चमकती दमकती रोशनियों को देखने लगा था। तुम खुश हो? बहुत ज़्यादा। ऐसा महसूस हो रहा है दोनों जहान की खुशियाँ मेरी झोली में समा गई हूँ। हमज़ा का साथ मेरे लिए हर खुशी से बढ़कर है, और इसमें तुमने जो मेरी हेल्प की है, मैं और हमज़ा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे मशकूर रहेंगे। बहुत जल्द मॉम डैड को भी रियलाइज़ हो जाएगा कि इनकी बेटी का फ़ैसला, इनकी बेटी की चॉइस बुरी नहीं है। अयान सिकंदर ने सिर्फ कहने पर ही इक्तफा किया। इसी असना में रूबी का फ़ोन बजने लगा। रूबी ने फ़ोन की चमकती स्क्रीन देखी। लो, हमज़ा का फ़ोन आ गया। अयान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रूबी फ़ोन को ऑन करती दूसरी जानिब चल दी। सेल्फिश। लेकिन रूबी भी अपनी जगह, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मेरे पीछे पागल है यान सिकंदर है। उन्हें भी तो किसी ना मोहब्बत हो गई जो यान सिकंदर की फीलिंग सच्चियाँ तो फीलिंग सच झूठियाँ रूबी दी भी नहीं है, हमजा अली दी भी नहीं है।
वो थका मांदा घर आ गया, जैसे कितनी लंबी मसाफत का सफ़र तय कर गया। पाँव चलते चलते शैल हो गए थे। वजूद ज़ख्मों से छलनी हो गया था। आज मोहब्बत की बाजी वो हमेशा के लिए हार गया था। अपने कासिद दिल में नाकाम मोहब्बत और ज़ख्मी यादों के अंबार भर के किसी का कशकोल मोहब्बत से भर आया था। अपने दिल में गमों को और किसी के दिल को खुशियों से आबाद कराया था। अब जब अपने दिल को बर्बाद कर ही लिया और किसी को अपनी खुशियाँ और मोहब्बत दान कर आए हो, इस उजड़ी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए दफना दो, कभी ना खोदने के लिए। शहजाद शाह की संजीदा और गंभीर आवाज़ पर अयान सिकंदर की गहरी सोचों का तसलसल टूटा। इसने निगाह उठाकर सामने देखा, जहाँ शहजाद शाह जाने कब आकर आरामदेह सोफे पर ईजी होकर विराजमान हो गए थे और नहायत गहराई से इसका जायज़ा ले रहे थे। अयान सिकंदर इस कदर मुनहमिक रहा अपनी सोचों में, क्या इनके आन की खबर भी ना हो सकी। शहजाद शाह की साहब कोई पर अयान सिकंदर इनको मुतमिन करने के लिए अपने सर को खफीफ सी जंबिश थी। ज़िंदगी ना ही तो किसी एक के जाने से रुकती है और ना ही थमती है। पीछे पलट कर देखोगे तो सवाए ज़ख्म और गमों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं पाओगे, और इन टूटे बिखरे ख्वाबों की किरचें जो रेज़ा रेज़ा होकर तुम्हें सिर्फ लहूलुहान करेंगी, तुम्हारे हर उज़ू को तकलीफ़, दर्द और इज़्ज़ियत से हमकिनार करेंगी। इसलिए तारीकी में से बाहर निकलो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी आगे भी तुम्हें बहुत कुछ नवाजना चाहती है। इसे हाथ बढ़ाकर वसूल करो। तुम किसी की खुशियों का सबब बनो। खुशियाँ और राहतें खुद तुम पर निछावर होती रहेंगी। शहजाद शाह की इन गहरी बातों को यान सिकंदर ने बगौर न सुना था और एक सर्द सांस इस माहौल की सर्द फिजा में ली। तपते हुए सहरा की तपती रेत और कड़कती झुलसा देने वाली धूप में खुद को मत झुलसाओ। वहाँ से निकलो, ठंडी मीठी छाँव में आकर पुरसकून सांस लो। ये दिल से तस्लीम करो लोग क्या तुम्हारा नसीब था ही नहीं, इस पर मातम क्या करना। कात पे तकदीर का यही फैसला था। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? जी नाना जान, इसने हल्के से कहा। मुझे यकीन है मेरा बेटा बहुत बहादुर है, हिम्मत वाला है। कोई भी काम हो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, मगर नामुमकिन कुछ नहीं होता। शहजाद शाह ने चेहरे पर बशाशत लाते हुए कहा, जी नाना जान। अयान सिकंदर ने फिर से वही अंदाज अपनाया। क्या अब क्या नाना जान ही करते रहोगे, या रात का डिनर भी करेंगे? सुबह का नाश्ता किया, वह तुम्हारे इंतजार में भूखा बैठा हूँ। ओह आई एम सॉरी। अयान सिकंदर शर्मिंदगी के था गहराइयों में गिरता चला गया। भला ये कहाँ का इंसाफ है कि अपने गम और दुखों में अपने अजीज जान जो इसकी इतनी फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं, इसको चाहते हैं, कैसे वो इसकी कोताही कर गया कि लम्हे भर के लिए भी वो इनको इनकी मोहब्बत का फरामोश कर बैठा। ये गलती कैसे सरजद होगी इससे? अपने दुखों की नफ़ी करते हुए इसने मुस्कुराते हुए इनको देखा, मगर शहजाद शाह जानते थे कि ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सिर्फ इनके लिए लबों पर आई है। चलें आज बाहर किसी अच्छे से होटल में आपकी पसंद का खाना खाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, शहजाद शाह ने फ़ौरन टोक दिया। यान सिकंदर खिफ़्फ़त का शिकार हुआ, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गए? फ़िक्र मत करो, मैं नाराज़ नहीं हूँ। बात दरअसल ये कि आज अवीश बेटी ने रात का डिनर तैयार किया। शहजाद शाह हल्के से हंसते हुए बोले थे, नाना जान वो गेस्ट है हमारे घर, आपने भी सवीश को क्यों जहमत दी? मुलाजिम का अयान सिकंदर को पसंद नहीं आया। सर खाना तैयार हो गया और टेबल पर भी लगवा दिया। घबराई और सहमी से आवाज़ पर दोनों ने देखा, फिर अयान सिकंदर शहजाद शाह ने एक दूसरे को देखा। शहजाद शाह तो सिर्फ कंधे उचका के रह गए और अयान सिकंदर इन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कॉल तो सही मैं मानो को रोटियाँ तैयार करा दियो। सुबह नाश्ते की टेबल पर अयान सिकंदर का पसंदीदा नाश्ता कचौरी और आलू का पराठा बना रखा था। गरम गरम कचौरी और आलू के पराठे की ध्यान के खुशबू से इसकी भूख चमक उठी। वैसे तो हर रोज़ ऑफिस से एक कप चाय और स्लाइस के कुछ नहीं लेता था, वो भी शहजाद शाह की ज़बरदस्ती और सेहत और तंदुरुस्ती के लंबे लेक्चर पर। अयान सिकंदर ने सैर होकर नाश्ता किया। आज नाश्ता बहुत मज़े का बना नाना जान, इसलिए खा भी लिया। अयान सिकंदर ने तारीफ़ी कलमात अदा करने में रत्ती भर भी कंजूसी से काम नहीं लिया। वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि आज मेरे शहजादे बेटे ने बिना मेरे लेक्चर के पेट भर के नाश्ता किया। इन्होंने दिलचस्प निगाहों से अपने गबरू खूबसूरत शख्सियत के हामिल नवासे को देखा। अयान अली सिकंदर हौले से मुस्कुरा दिया। अगर आज ऑफिस जाने का मूड नहीं तो क्या कुछ गपशप हो सकती है? शहजाद शाह ने चाय का काली कप साइड पर रखा और बगौर अयान सिकंदर को देखा, जिसने ट्रैक ट्राउज़र पर रेड हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई थी। क्यों नहीं, ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, इसने हल्के से सर खम करते खुश दिली से कहा। दोनों मुस्कुराते हुए हाल में आ गए। अयान, शहजाद शाह ने आरामदेह सोफे पर बैठते हुए अयान सिकंदर को पुकारा। जी कहिए। अयान सिकंदर ने टीवी का रिमोट टेबल से उठा लिया। अंदाज काफ़ी मसरूफ़ सा था। तुम्हें किसी की नामौजूदगी की कमी का एहसास नहीं हो रहा? शहजाद शाह ने बहुत आम लहजे में कहा। अयान सिकंदर ने पुरसोच नज़र से शहजाद शाह को देखा। ओह, इसको शिद्दत से अवीश की कमी का एहसास हो, वही तो लाया था इसको यहाँ। चलो शुक्र, याद आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। शहजाद शाह के लबो लहजे तर्ज अंदाज में कुछ तो पूरी स्टार था जो अयान सिकंदर फिलहाल समझ नहीं सका। ये बताओ, अवीश कैसी लगती है तुम्हें? बेवकूफ़ सी, मगर बहुत सादा प्लस ज़हीन और मेहनती। अयान सिकंदर ने सच्चाई कहने में ज़रा भी तहम्मुल नहीं किया। तो ये बेवकूफ़ सी लड़की तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी असिस्टेंट की पोस्ट पर क्या कर रही है? शहजाद शाह ने अयान सिकंदर का सिर्फ एक जुमला बेवकूफ़ी पकड़ा। तसल्ली कर ले, मैंने मेहनती और ज़हीन भी कहा। वाज़ेह करो, अगर बेवकूफ़ है तो तुमने अपने ऑफिस में जॉब कैसे दी? खैरियत नाना जान, आज मिस अफीश के बारे में तफसील क्यों ली जा रही है? अयान सिकंदर का माथा ठिनका। वो भी पता चल जाएगा, मगर मुझे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला।
कोई खास वजह नहीं, असिस्टेंट की जॉब के लिए इस दिन काफ़ी लड़कियां आई थी। मिस अवीश आखिरी लड़की थी, थोड़ी बेवकूफ़ मगर ज़हीन और मेहनती लगी थी, इसलिए जॉब इनको दे दी। वाज़े अभी भी नहीं किया, शहजाद शाह पुरमज़ा अंदाज में हज़ उठा रहे थे। चलो खैर मैं बताता हूँ, दरअसल बात कुछ यूँ है कि वो 19 लड़कियाँ इस जॉब से ज़्यादा आपकी डैशिंग पर्सनैलिटी में इंटरेस्टेड थी, जो कि आपको मंजूर नहीं था। तो आप वजह जानते हैं? शहजाद शाह ने एक लंबी आ भरी। मगर अब कोई वजह तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, इसलिए अपने इस नाना जान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अवीश को उम्र भर के लिए अपनी ज़िंदगी में जॉब दे दो। इन्होंने साहब कोई से अपने दिल की बात अयान सिकंदर की गोशगुजार कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं नाना जान, ये कैसे मुमकिन है? अयान सिकंदर के चेहरे पर हैरानगियों के हर रंग आ जा रहे थे, दिल को धचका भी लगा था। क्यों, इसमें नामुमकिन वाली क्या बात है? उल्टा सवाल दागा था। आप जानते हैं नाना जान? अयान सिकंदर का चेहरा एकदम से तारीक हुआ। तो इसका मतलब तुम अपने कल में जीना चाहते हो? शहजाद शाह ने बगौर इसका तारीकी चेहरा देखा। नहीं नाना जान, मगर एकदम से मुझसे मेरा कल भी नहीं छूटेगा, जिसमें मैंने ज़िंदगी जी है, जिसमें मैंने सांस ली है। इसकी मोहब्बत की खुशबू मेरे कल में रची बसी है, जिससे दामन छुड़ाना भी मेरे बस में नहीं है। अपनी ज़िंदगी में अवीश को खुश आमदीद कहो, मुझे यकीन है इसकी मोहब्बत तुम्हें तुम्हारे आज में जीना सिखा देगी। खुली फिजाओं में फिर से सांस लेने लगोगे, सिर्फ तुम्हारे हाथ बढ़ाने की देर है। अयान सिकंदर ने चौंक कर शहजाद शाह को देखा। क्या देख रहे हो? शहजाद शाह ने मुस्कुराती नज़रों से उसको देखा। यहाँ मिस अवीश का क्या जिक्र? आप बार बार ये बात क्यों कह रहे कि मैं? अयान सिकंदर ने जानकर बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें इतराज़ किस बात पर? अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने पर या अपनी ज़िंदगी में अवीश को शामिल करने पर? आपके इरादे मुझे ख़तरनाक क्यों लग रहे हैं? बहरकैफ तुम जो भी समझो, मगर ये भी हकीकत है कि मुझे अवीश बेटी बहुत पसंद आई है। बिल्कुल बेज़र सी मासूम सी बच्ची है, और आप जानते हैं कि इस मासूम और बेज़र सी लड़की के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। खुदा ना करे, क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? शहजाद शाह साफ लफ्ज़ों में बहुत कुछ जता के थे, बल्कि वो बहुत कुछ समझा भी के थे। मगर नाना जान, इस सच्चाई से मैं कैसे मुंह मोड़ूं कि मेरे हाथ खाली है, मेरा दिल हर जज्बे हर एहसास से खाली है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सेदार मिस अवीश को बना लूँ, तो ये भी तो इंसाफ करें कि जब मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है तो क्या ज़्यादती होगी? क्या ज़्यादती नहीं होगी? इस बंधन को ज़बरदस्ती बांध के आप किसी के साथ क्यों नाइंसाफ़ी करें नाना जान? किसी नहीं, अवीश। शहजाद शाह ने फ़ौरन टोका। और ये हालात, वक्त और हालात बताएंगे कि अवीश का वजूद तुम्हारी ना मिलने वाली मोहब्बत की परछाई पर कितना हावी होता है। अयान सिकंदर की नीम रजामंदी थी या वो शहजाद शाह को तसल्ली देना चाहता था? बहरहाल जो भी था, शहजाद शाह को इस ऊँट को करवट बिठाना ही तो था। अभी लोहा गर्म था तो वायर भी कारी होगा, वरना मोहब्बत का ये रोग इश्क का दर्द से खुशियों भरी ज़िंदगी नहीं जीने देगा, जो शहजाद शाह को किसी सूरत मंजूर नहीं था। अवीश की पप्पा डिस्चार्ज हो जाएंगी, ड्राइवर के हमरा इन्हें मैंने यहीं बुलवा लिया। शहजाद शाह ने अयान सिकंदर को गहरी सोचों में गलता देकर कहा। मैंने ठीक किया ना? इन्होंने थोड़ा झुक कर पूछा। हाँ, वो हल्का सा चौंक कर रह गया। जैसा आप बेहतर समझे। और फिर एलईडी की स्क्रीन पर निगाह डाली। शहजाद शाह के लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट रेंगी थी। चलो जी, राह चल दी हरीश लबगी सेक्रेटरी। शहजाद शाह पर्सनल सेक्रेटरी होते, पर्सनल सेक्रेटरी, बल्कि पर्सनल वाइफ भी। शहजाद शाह आहिस्ते से चलते हुए सिद्रा के रूम के दरवाजे के पास आ रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर का मंजर साफ नजर आता। सिद्रा अवीश से धीरे धीरे कुछ कह रही थी। ये शायद समझा रही थी, और शहजाद शाह अच्छी तरह जानते थे कि सिद्रा इसको क्या कह रही है, किस बात के लिए राजी करी, जिसकी वो बार बार नफ़ी कर रही थी। शहजाद शाह ने धीरे से दस्तक दी। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा। मलकिन की अकीदत, इज़्ज़त और एहतराम में सिद्रा और अवीश खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा ने सर पर दुपट्टे को दुरुस्त किया। अंकल, अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। जीती रहो, खुश रहो। इन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए नरमी से सिद्रा को देखा, जिसमें इन्हें अपनी बेटी रहीला की झलक नजर आती थी। आप अंदर आइए। सिद्रा आगे बढ़ी तो शहजाद शाह ने धीरे से इनके सर पर शफकत भरा हाथ धर दिया और आगे बढ़े। क्या बात है, हमारी अवीश बेटी के चेहरे पर झंझलाहट कैसी है? शहजाद शाह ने अवीश का चेहरा देखते हुए हलीमी लहजे में कहा। जी। अवीश गड़बड़ा के रह गई और हल्के से चौंकते हुए पहले शहजाद शाह को देखा, फिर सिद्रा को, जिसे बगौर देख रही थी। कोई परेशानी लाक है तो बेटा हमसे कहिए, हम किस मर्ज़ की दवाएं? इन्होंने मुलायमत भरे लबो लहजे में कहते हुए इसके सर पर नरमी से हाथ रखा। नहीं नाना जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसकी घबराहट छुपाने से नहीं छुप रही थी, और ये घबराहट और लफ्ज़ों की लड़खड़ाहट क्यों है वो समझ गए। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब जाओ 3 कप अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बना के लाओ। शहजाद शाह जब बात करने आए थे, सिद्रा ने फिलहाल अवीश के सामने गैर मुनासिब है, इसलिए अवीश को चाय लाने के लिए भेज दिया। और सुनाइए सिद्रा बेटी, यहाँ किस चीज़ की तकलीफ़ या कोई परेशानी तो नहीं? अगर कोई मसला दरपेश हो तो ज़रूर बताइएगा, किसी भी तकल्लुफ़ में मत पड़िएगा। बिला झिझक मुझसे या फिर अयान से कहिएगा। शहजाद शाह एक सिंगल सोफे पर हौले से विराजमान हो गए थे। अरे बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, इतने एहसानात हैं हम पर आपके, इस तरह कहकर आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। सिद्रा के चेहरे पर शर्मिंदगियों का साया लहराने लगा। अब तो आप मुझे ये बात कहकर शर्मिंदा और नादिम करिए। आप में मुझे अपनी बेटी रहीला का अक्स नजर आता है। शहजाद शाह की आंखों में नमी सी आ गई, जिसमें अपनी बेटी रहीला की छवि सी उभरी थी। ये तो आपका बड़ापन अंकल, जो आपने मुझे ये मुकाम दिया। सिद्रा तहे दिल से इनकी नवाजिशों की शुक्रगुजार थी, अपने रब के आगे सरबत सजूद थी कि अगर ये लोग ना होते तो किसी फरिश्ते की तरह बर वक्त मदद न करते तो क्या होता इनका और अवीश का? कहाँ चाहती वो दोनों मालिक मकान ने भी इन लोगों को निकाल दिया था। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है, कोई ना कोई राज बना होता है, जैसे जानने के लिए
हमारी ना तो कोई औकात है ना ही कोई हैसियत, इसलिए आगे का या किसी बात की गहराई जाने की कोशिश में कुफर या शिर्क में क्यों पड़े, ये हमारा तुम्हारा नहीं, कातिब तकदीर का फैसला है। इन्होंने बहुत सहूलत और नरम मुलायम मत भरे लहजे में सिद्रा को समझाया था। जी अंकल। सिद्रा ने धीमे से मुस्कुराते हुए सर को हल्के से इस बात में हिला दिया। कुछ तौक़ुफ़ के बाद शहज़ाद अपने असल मुद्दे की जानिब आ गए। अब मुझे ये बताइए, अवीश से बात की, क्या कहती है वो? सिद्रा खामोश हुई और ये खामोशी का राज जब तक रहा जब तक शहज़ाद ने हल्के से खनकारा नहीं। वो हवस बगौर सिद्रा को ही देख रहे थे। सिद्रा के चेहरे की सोचती लकीरों से वाज़ेह ज़ाहिर था, वो बहुत कुछ बोलने के लिए लफ्ज़ों को तरतीब दे रही। सिद्रा बेटी, जो भी बात है, अवीश बेटी का जो भी फैसला बिला झिझक किसी के मुझे बता सकती हैं। फिर जो भी होगा मिलकर इसका हल निकालेंगे। इतना तो समझ के थे, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। असल में अंकल बात दरअसल ये कि अवीश ने इनकार कर दिया। कोई ख़ास वजह? वो कहती कि आप लोग के वैसे ही हम पर बहुत एहसानात है, मुश्किल वक्त में आपने हमारी मदद की, हमें रहने के लिए इस वक्त ठिकाना दी, इस वक्त जगह छत दी जब हमारा साहब भी हमारा साथ छोड़ चुका था। तो बेटा ये तो आपके अपने तारीफ़ी कलमात है। शहज़ाद धीरे से मुस्कुराती से जाके हिफ़्फ़त अंदाज में सर झुका गई। खैर ये छोड़ दें आप, ये कोई अहम इशू नहीं है। ये बताइए अयान से शादी के बारे में क्या कहती है? अंकल यहाँ भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवीश ने साफ लफ्ज़ों में मेरे कुछ भी समझाने से पहले इनकार कर दिया। सिद्रा ने साहब को इससे कहा क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। शहज़ाद ने पुरसोच अंदाज में बहुत लंबा ऊँग किया। वैसे अयान से शादी न करने की क्या वजह हो सकती है? हाई स्टैंडर्ड। क्या? शहज़ाद ने नहायत ताज्जुब से सिद्रा को देखा। जी अंकल, वो कहती कि मुझ में और अयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारा कोई मेल नहीं। बल्कि बल्कि शहज़ाद के रुकने पर फ़ौरन कहा, बल्कि क्या सिद्रा बेटी? अवीश कहती है यहाँ से कहीं और चले जाएं, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। अभी कुछ देर पहले हमारी इसी मौजू पर बहस चल रही थी, वो यहाँ से जाना चाहती है। तो मतलब मामला बहुत गंभीर और पेचीदा है। शहज़ाद ने एक लंबी सांस की। आप क्या चाहती हैं? इन्होंने सिद्रा की उदासी को देखते हुए इनकी राय लेना ज़रूरी समझा। अंकल अवीश को मैंने माँ बाप बन के पाला पोसा, जितना हो सका मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, इसको अच्छी तालीम दिलवाई। जब इसकी अच्छी जगह जॉब लग गई तो इसने मुझे बहुत आराम दिया। अब हालात जिस नहज पर पहुंच के मेरी भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अवीश की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए। मैं अपने फ़र्ज़ से पुख्तोश होना चाहती हूँ, आराम सुकून से दुनिया से जाना चाहती हूँ। अब ये दुनिया से जाने वाले की बातें मत करें, हमें मिलकर अवीश और अयान का मसला हल करना। और मैंने सोचा अवीश को अयान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपका क्या ख्याल है सिद्रा बेटी? ये लीजिए चाय। इसी वक्त अवीश भी ट्राली की सीट अंदर ले आई, जिसमें चाय के साथ कुछ लवाजमात भी थे। शहज़ाद ने मुस्कुराती नज़रों से अवीश को देखा। अच्छा जी। खुले दरवाजे पर हौले से दस्तक हुई। अवीश सिद्रा के कपड़ों को तय कर रही थी। धीरे से हुई दस्तक पर पलट कर देखा तो आने वाले नवारिद को देखकर घबराहट के हमारे हाथ में पकड़ा सिद्रा का दुपट्टा बेड पर गिर गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अयान से कंधे ने इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। अयान देख के सिद्रा अवीश दे हाथ पैर ही फुले रहंदे। अरे सर आइए ना। अवीश ने घबराहट के हमारे हाथ पे फूलने लगे थे। तरीके और सलीके से उड़े हुए दुपट्टे को बिला वजह सही करने लगी। दहकते आरिस पर इस खनेरी पलकों की लर्जिश को अयान सिकंदर बगौर देख रहा था। वो हमेशा से यही होता था, जब वो अयान सिकंदर के सामने आती वो घबरा जाती थी, इसका एतमाद टूट कर बिखरने लगता था। मगर फिर भी दिल में वो मुश्किल काबू किए। वो बहुरी ईमानदारी से अपनी जॉब की जानिब मुतवज्जो हुई थी। तुम क्यों नहीं गई नाना जान और सिद्रा पप्पो के साथ रूबी की शादी में? बहुत मुतमिन अंदाज में अयान सिकंदर ने इससे सवाल किया। जी वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और ये दिल क्यों नहीं चाह रहा था, इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। अयान सिकंदर की रिलैक्स मगर मुस्कुराती आवाज़ पर रवीश ने नहायत चौंक कर घनेरी लरसती पलकों की बाट दहकते आरिस से ऊपर उठा के उसको देखा। बेशक एक मुतासिर शख्सियत का मालिक था। इसका ठहरा हुआ अंदाज और ठहरी हुई गुफ्तगू से वो हमेशा ही खुद से खाइफ रहती थी, खुद को एहसास से कमतरी मुब्तला पाती थी। ओके रिलैक्स। अयान सिकंदर इसकी बेहाल होती कैफे देखकर समझ गया कि इसकी जान मुश्किल में पड़ गई, इसलिए इस पर रहम खाते हुए इसको मुश्किल से आज़ाद किया। इधर आओ तुम। अयान सिकंदर ने फ्रैंकली अंदाज में कहते हुए नरमी से इसकी कपाती कलाई थामी और इसको लेता हुआ बेड पर आहिस्ती से खुद भी बैठा और इसको भी अपने बराबर में बिठा लिया। सहमी सिमटी हुई अवीश जिसके सादे हुसन पर अयान सिकंदर ने कभी गौर ही नहीं किया था। एक और अवीश और एक अवीश ही क्या, इसने तो कभी किसी और लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। और देखता भी कैसे? हर जगह हर तरफ तो रूबी का अक्स इसी के सरापा छाया हुआ था। मगर वो हालात वक्त लम्हे पल सब कुछ बदल गया। रूबी के अक्स पर इसके सरापे पर एक धुंध सी छा गई। इसकी यादों पर बातों पर ओस सी गिरने लगी। हर मंजर धुंधला सा होने लगा। मोहब्बत का बंधन कमज़ोर पड़ गया। बेशक इसका प्यार, इसका इश्क, इसका जुनून बहुत मजबूत था। मगर इन सब के बीच कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जो सब कुछ इसकी हथेली से रेत की तरह फिसलता चला गया। वो सवाई देखने की कुछ ना कर सका। मगर अब इसको मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि गुजरा वक्त ठहरा वो वक्त जिसमें अब तक चीरा सांस ले रहा था। अपनों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी पड़ेगी। और नाना जान की जो फरमाइश, इनकी जो ख्वाहिश है, चंद लम्हों के लिए इसका पूरा वजूद पथरा ज़रूर किया था, मगर बहुत सोचने समझने पर मजबूर भी कर गया था। ये तो इसके दिल का दर्द है, इसके दिल का रोग है। फिर अपने साथ साथ नाना जान को अजियत और तकलीफ से क्यों दो चार करे। और यही वजह थी कि इसने अवीश से शादी की हामी भर ली। और नतीजा ये निकला कि अवीश ने साफ इनकार कर दिया। मगर अवीश के इनकार पर अयान सिकंदर को ज़रा भी गुस्सा नहीं आया। मगर शहज़ाद शाह को फिक्र ज़रूर हुई, वो अवीश के लिए बहुत टची थे।
इसको अयान सिकंदर के हवाले से इस घर में देखने लगे थे। तभी इसने खुद अवीश से बात करने का सोचा और आज इसके सामने था। अवीश, अयान सिकंदर ने हौले से पुकारा था। जी, अवीश ने आहिस्ते से कहा। आप मुझसे शादी करेंगी? संजीदा लबों लहजे में कोई इल्तिजा नहीं थी, गुजारिश नहीं थी, मगर बहुत कुछ खास ज़रूर था। जिस पर अवीश हल्के से बौखला कर इसको देखने लगी। मैं इससे बोला नहीं जा रहा था, घबराहट इसके हर उज़ू से टपक रही थी। आगे बोलो, इसने अयान सिकंदर की तरफ देखते हुए पर फ़ौरन नज़रें झुका ली। मैंने सिद्रा पप्पू को जवाब दे दिया, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अयान सिकंदर की नज़र मुस्तकिल इसके चेहरे का तवाफ़ करी थी। बेशक इन बिलोरी आंखों में कोई शोखी, कोई जज्बा नहीं था। अवीश ने दिल में मुसम्मम इरादा बांध लिया कि कुछ भी हो जाए, इसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। ये काम मुश्किल ज़रूर था, मगर इस मुश्किल राह में कदम रखनी पड़ेंगे। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। निगाहें झुकाए सर को हल्का सा खाम दिया, इसकी गुलाबी होंठ हरकत करने लगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ ज़रा, मैं भी सुनूँ। मुस्कुराता लबोलहजा मुतमिन अंदाज़ अवीश चंद लम्हे के लिए कन्फ्यूज़ हुई थी। बस आप ही शादी नाना जान की ख्वाहिश पर करें, जिसमें आपको आपकी अपनी 1% भी मर्ज़ी शामिल है, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी मोहब्बत जो रूबी मैम से इसी में ही जीना चाहते हैं। अंदाज़ मोहतात था, मगर लहजा साफ कोर्स जो साफ कोई में कहा गया, इसने अयान सिकंदर को बहुत मुतासर किया। मैं तो समझता था कि तुम बहुत सादा सी लड़की हो, मगर तुम तो बहुत कह रही हो। अब वो इसकी तारीफ़ कर रहा था, यह तंज अभी समझ नहीं सकी, मगर इसकी सोच तक अयान सिकंदर ज़रूर रसाई हासिल कर गया। मैं तुम पर तंज नहीं कर रहा, ये मत समझना, बल्कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ और तहे दिल से तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। अवीश की शिकायती नज़रों में अयान सिकंदर ने अपनी बलोरी आंखें गाड़ दी, जहाँ वो बगौर अपना झिलमिलाता अक्स देख रहा था। अवीश ने इसके बगौर देखने पर वापस अपनी निगाहें दहकते आरिस पर झुका ली। अयान सिकंदर ने इसकी थोड़ी पर अपनी अंगश्त शहादत रखी और हल्के से इसका झुका चेहरा ऊपर को उठाया। रूबी मेरा कल थी, ये सच है। बचपन से मेरी मोहब्बत मेरी पर छाई रही है। मैंने इसको टूट कर चाहा, इसके प्यार का रंग मुझ पर गहरा है, मगर जितना ये सच्चा प्यार सच्चा और गहरा था, रिश्ते का ये बंधन इतना ही कमज़ोर साबित हुआ, जैसे समंदर की एक सरसराती बड़ी सी लहर ने बखेर के रख दिया और सब कुछ अपने अंदर ही समेट लिया। मैं तो बस आज पहली बार अवीश उसको बोलता हुआ सुन रही थी। इसकी मुतासिर शख्सियत में किस कदर वक़ार था। एक कामयाब बिजनेस टाइकून, एक मुकम्मल इंसान, दिल के रिश्ते में किस कदर नामुकम्मल था, अधूरा था। मगर तुम मेरा आज और मुस्तकबिल हो, मेरे सारे शब रोज़ की हम सफ़र, मेरे पल पल लम्हा लम्हा की साथी, मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। मगर ये दिल जिस पर आज भी रूबी की छाया है, इसकी यादों की परछाई है, इसको वक्त लगेगा तुम्हारे दिल तक आने तक। और मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है और यकीन है कि हमारे इस बंधन को तुम समझोगी, टाइम दोगी और अपनी मोहब्बत से मुझे समेट लोगी। अयान सिकंदर ने एक बार फिर इसकी मरमरी खिलाई थाम कर इसकी नाजुक हथेली अपनी चौड़ी हथेली में कैद कर ली। बोलो, संभालोगी मुझे, मेरे इस बिखरे दिल को, और अगर कहीं मेरे कदम डगमगा गए। अवीश के दिल का खौफ से डर ज़ुबान पर आ गया। तभी इसकी बात काट कर बोली, तो मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे डगमगाने से पहले तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूँगा। इसके शोखी से कहने पर वह हया से गुलनार हो गई। इसकी चौड़ी हथेली में कैद अवीश की नाजुक हथेली कसमसा के रह गई। शर्माने का ये निखरा निखरा मंजर अयान सिकंदर को बहुत आसूदा कर गया। वो अयान सिकंदर की ज़िंदगी इसके वजूद का हिस्सा बनेगी। अगर किस्मत में लिखी थी है कि वो अयान सिकंदर के हर खुशियों गम की दुख दुख की साथी बने, तो वह ज़रूर अपनी ज़िंदगी को भी मौका देगी और अपने प्यार की चाहत के रंग में अयान सिकंदर को पोर पोर भिगो देगी। इस बनने वाले नए बंधन को दिल से कबूल करेगी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम रूबी की शादी में चल रहे हैं। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर। दिल का इसी मुस्कुराहट के हसार में इसको लिए वो खड़ा हो गया। जी बेहतर। इसकी गुलाबी होंठों पर पुरसुकून से मुस्कुराहट ने घर कर लिया, तो वो मुस्कुरा कर नई ज़िंदगी को खुशामदीद कहने के लिए तैयार थी। जी तो गाइस, ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको ये छोटा सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम इज़ बंधन, रिटन बाय कमरोज शह का ये नावल है। बाकी जल्दी से कमेंट सेशन को आ जाकर नज़र ही मारेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने एंड कर देनी है वीडियो जब टाइम पूरा होगा। मास खान ज़बरदस्त नावल, अमेजिंग। वैसे ऐसा करती हूँ, आज मैं सिर्फ आप लोगों के नेम ले लेती हूँ, कमेंट्स चले जल्दी जल्दी करते हैं। अमेजिंग ब्यूटीफुल नावल। शैलो सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपकी गुजारिश पे बहुत सारी लानत और गालियाँ। समीर पर नावल सुनने का मज़ा तुम्हारी खूबसूरत बात में। थैंक यू डियर। मुबशरा काशी, वेरी नाइस। अनीस पानो, बहुत खूबसूरत नावल है माशाल्लाह। अब्दुल्ला एम नाइस। हसीब अहमद, नावल का लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, मज़ा आया सुन के। अच्छा जी, आपका कुछ दिन बाद आपका फ़ोन सही होगा। चले अल्लाह पाक आपके फ़ोन को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उसकी हयाती लंबी करे और उसको ठीक कर दे। वेलकम, आमीन, अल्लाह हाफिज़। हसीब अहमद, वालेकुम अस्सलाम। नाइस स्टोरी। नावल से सुना बिजी थी, चले कोई मसला नहीं, बस आप सुनती रहा करें, जब भी सुने रिस्पांस दिया करें। व्लॉगर किंग, आग पे बीच में जुमले हंसने पर मजबूर कर देते, थैंक यू। साइम भाई ज़बरदस्त स्टोरी। मलिक सबा का कमेंट है, आहो समीर का बिहेवियर तो, समीर ने तो चवल ही मारिया, हर टाइम तड़फता रहता थी, हर टाइम मुंह को उसके डॉग लगे रहते थे। ये तो नहीं है ना बंदा दिल का साफ है, मुँह ना कुत्ते बन के फिरे, तो ऐसा भी तो नहीं होता ना। तो बस समीर का ही हिसाब से, तो फिर ईरसा ने उनके को डरना ही सी, करनी कतरानी सी कि भाई किसी भी टाइम कुछ भी भौंक सकता, मैंने डांगी ना मार दे नाग। तो फिर इससे बेहतर तो फिर उन्हें समीर को बचना ही सी। बाकी चलो उसने धक्का नहीं दिया, लेकिन करतूत तो इदा दी सी ना।
उसने बस जल्दी माफ़ कर दिया, हालांकि इतनी जल्दी बनता नहीं था, लेकिन चलो फिर भी 2-2.5 महीने ला के माफ़ किया। हाँ जी, ये बात वाकई वो थी हैरान कुन कि फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड का शिकार था दुख लाना, तो फिर तेरे ते लव एट फर्स्ट साइड का शिकार हो के तो इन्ना कुछ किया जे ना होंदा तो फिर तो पता नहीं की करदा सी। आमीन सुम आमीन। सायरा रियाज मीर की जगह की मेंटल हॉस्पिटल डुअल पर्सनैलिटी लगा आपको। मैंने तो बाकी मैंने तो यार मैं तो शुरू से कहती थी इन्हें चित्रा की कमी सी बस ना। साइम भी नाइस ना। नुज़रत तहरीन नावल अच्छा था। आपको अच्छा कमेंट्स अच्छे लगते हैं। आई लव योर कमेंट्स। सीरियस सिचुएशन में भी हंसी ज़्यादा थी। थैंक यू वेरी मच। बस मेरी यही होता है, हंसी मजाक करते करते पढ़ लें हम, इंजॉय करते करते। आप इंडिया से हैं या थे आंदा तेरा मेरा वाकई वाला इरादा नहीं है, लेकिन बस नसीब जिस बंदे को जहाँ ले जाए। मिस मुगल हीरो वाकई बड़ा जहरीला था, बड़ा चुन के आपने खिताब दिया हीरो को। हीरो नू 8-10 चमाट के साथ 5-10-15 छितरां की भी कमी सी। वाकई इसके मेंटल असाइलम में होना चाहिए था और इसकी कहीं पे जगह नहीं थी। नजमुन्निसा नाइस। चलो जी 200 स्पीड में आपका कमेंट्स पढ़ ले। अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ और कल से हमारा तरह अपना सेटअप स्टार्ट होगा। तो पहले अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह।